हेलो गाइस, आज हम आपको सीबीएसई क्लास टू द अप्लाइड मैथ्स में एडुकाट सैंपल पेपर जो है ना, उसका 5th सैंपल पेपर के क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है ना। देख सकते हैं आप सीबीएसई क्लास टू द अप्लाइड मैथ्स का एडुकाट पब्लिकेशन का सैंपल पेपर 5। ठीक है। और सैंपल पेपर 5 में भी आपको हम कंप्लीट पूरा सैंपल पेपर नहीं करवा रहे, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चंस करवाएंगे जो हाई लेवल क्वेश्चन है, जो ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन है, जिनको सॉल्व करते करते आप फंस सकते हैं। जो बिल्कुल मामूली मामूली क्वेश्चन है, बच्चे लेवल वाले क्वेश्चन है, वो मैं आपको नहीं करवा रहा। आपका भी समय बचाना चाहता हूँ, खुद का भी समय बचाना चाहता हूँ, दोनों का समय बचाना चाहता हूँ, कम समय पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। तो वही क्वेश्चन आपको आज हम करवा रहे हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते दिक्कत महसूस हो सकती है। ठीक है भाई, वही सब क्वेश्चन आपको करवाएंगे। और डायरेक्ट पांचवा ही क्यों, वाई डायरेक्ट 5th? तो जरा देखिए, ये आपके सैंपल पेपर का कंटेंट है। ठीक है भाई, ये आपके सैंपल पेपर का कंटेंट है। और यहाँ पे देखिए, पहला सैंपल पेपर सीबीएसई वाला सैंपल पेपर है, दूसरा भी सीबीएसई का सैंपल पेपर है, तीसरा भी सीबीएसई का सैंपल पेपर है, और चौथा भी सीबीएसई का सैंपल पेपर है। तो ये सीबीएसई वाले जितने भी सैंपल पेपर हैं, मैं आपको कंप्लीट सोल्व ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है ना, ये सभी के सभी कंप्लीट सोल्व हो चुके हैं, जाकर के आप हमारे चैनल पर ही देख लीजिए। ठीक है ना, पिछले साल का, उसके पिछले साल का, सब आपको बढ़िया शानदार जानदार तरीके से करवाया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां पे जाके देख सकते हो आप। ठीक है, तो अब अगर फ्रेश सैंपल पेपर की बात करें तो आज आपको पांचवा करवा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला 5th वाले के ट्रिकी लेवल क्वेश्चन आज आपको करवा रहा हूँ। कल 6 के कराऊंगा, फिर 7 के कराऊंगा, फिर 8 के कराऊंगा, फिर 9 के कराऊंगा। जितने भी सैंपल पेपर यहाँ पे गिवन है सब करवा दूंगा। आज 5 बजे से चालू कर रहे हैं। ये वाले ऑलरेडी डन है। ठीक है, ये वाले सब हो चुके हैं। तो इनमें जो ट्रिकी लेवल के क्वेश्चन है वो हम आपको करवा रहे हैं। और यकीन मानो, ये वीडियो छोटा नहीं रहने वाला भाई। दिस वीडियो छोटा नहीं रहने वाला। ट्रिकी लेवल क्वेश्चन भी इतने हैं कि आप समझ लो 1.5-2 घंटे का वीडियो तो है ही है। ठीक है ना, 1.5-2 घंटे का वीडियो तो है ही है। ट्रिकी लेवल क्वेश्चन इसमें है इतने सारे, जिनको सॉल्व करते करते हम फंस सकते हैं। तो आइए वन बाय वन करके आपको करवाते हैं। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को दोस्तों के साथ तुरंत बेसिस पे शेयर कर दो। तुरंत का मतलब है अभी के अभी आप शेयर कर दो। समय काफी कम है, सैंपल पेपर करना है, तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना शेयर कर दो। ठीक है भाई, कर दिया शेयर आपने। चले आइए आपको करवाते हैं अब। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये वाला लिया है। और इस क्वेश्चन को पिक करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि इस क्वेश्चन में आपको टाइम का कंपैरिजन करवाया हुआ है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं आपके प्री बोर्ड, मतलब आपके प्री बोर्ड के हो गए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, उन सभी के अंदर ऐसे टाइम कंपैरिजन का क्वेश्चन 1 मार्क्स के एमसीक्यू मैंने नहीं देखा। इस बुक में दिया हुआ था, तो हमने ये वाला पिक किया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। इफ टू पाइप फंक्शन टुगेदर, अगर दो पाइप एक साथ फंक्शन करते हैं तो टैंक को फिल करते हैं 12 आवर्स में। दो पाइप एक साथ काम कर रहे हैं, तो आपको पता चल गया ए और बी का टोटल दिया हुआ है। ए और बी का टोटल आपको दिया हुआ है 12 आवर्स है। ठीक है, अभी ए और बी का टोटल वैल्यू कितना है जी, ए और बी का टोटल वैल्यू 12 है। वन पाइप अलोन, अगर एक पाइप अकेला काम करेगा, फिल द टैंक इन 10 आवर्स फास्टर देन द अदर। एक पाइप जो है वो दूसरे पाइप के कंपैरिजन में 10 घंटे फास्टर है। ठीक है, 10 आवर फास्टर है। तो आप यहाँ पे मान लो कि जो हमारा बी वाला पाइप है, ठीक है, ये x आवर का टाइम लेता है। ठीक है भाई, जो बी है वो x आवर का टाइम लेता है। तो अब a की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है कि a का टाइम क्या बनेगा। तो क्वेश्चन कहता है 10 आवर फास्टर है। यहीं पे आके आप लोग फंस जाओगे। आप लोगों को मालूम होता है भी फास्टर, फास्टर का मतलब होता है एडिंग करना, तो आप यहाँ पे x प्लस में 10 कर दोगे। भाई फास्टर, फास्टर का मतलब होता है एडिंग करना, तो x प्लस 10 आ गया। कुछ समय के लिए आप यहाँ पे मान लो कि b का टोटल टाइम जो है, ठीक है ना, बी का टोटल टाइम जो है वो 26 घंटे है। ठीक है भाई, बी का टोटल टाइम कितना है, 26 घंटे है। तो ए का टाइम कितना आएगा, 26 प्लस 10 करोगे तो 36 आवर्स आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 36 आवर आएगा। तो ए का टाइम बी के टाइम से ज्यादा है, तो ए फास्टर कैसे हुआ मुझे बताओ आप। भाई जो नॉर्मल सोच कहती है, जो आप एग्जाम में सोच सकते हैं, वो तो यही सोचेंगे ना कि भाई x प्लस 10 है तो 36 आ गया आंसर। तो 36 ही अगर आंसर बन रहा है तो 36 का मतलब है कि वो तो बी के टाइम से भी ज्यादा है। तो अगर कोई बंदा ज्यादा टाइम ले रहा है तो वो फास्टर कैसे हो गया, वो तो स्लोवर है। तो यही इस क्वेश्चन का पॉइंट है भाई, इसके अंदर ध्यान से करना है, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अभी टाइम कंपैरिजन में फास्टर का मतलब होता है माइनस करना।
कि भाई जो ए है वो बी से तेजी से काम कर रहा है, तो 10 घंटे पहले ही उसने काम निपटा दिया है। आपका दोस्त आपसे 10 मिनट्स फास्टर है, यानी कि जितने समय में आप पेपर करेंगे आपका दोस्त 10 मिनट पहले ही पेपर खत्म कर देगा। आपको 3 घंटे का समय लगेगा तो आपके दोस्त को 10 मिनट कम लगेंगे, तो 10 माइनस करना पड़ेगा, माइनस वैल्यू है, तो x माइनस 10 आवर। ठीक है, अभी कितना आंसर बना है, x माइनस 10 आवर। तो हमने यहाँ पे टाइम वैल्यूज नोट कर दी हैं सभी की, ठीक है ना, टोटल टाइम और इन दोनों का सेपरेट सेपरेट टाइम। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हम एफिशिएंसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, और एलसीएम लेके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बताएंगे एक्स का वैल्यू क्या है। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर डिटरमाइन करना है फास्टर वाले पाइप का टाइम कितना है। ठीक है, फास्टर वाला पाइप जो है वो कितना समय लेता है, तो फास्टर वाला पाइप यानी कि ए वाला, ठीक है, ये जो ए वाला है ये कितना समय लेता है ये आपको बताना है। तो आप आइए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, पहले इसको एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एफिशिएंसी एन ऑफ ए में एडिंग कर देंगे एन ऑफ बी, रेसिप्रोकल कर देंगे 1/12। एन ऑफ ए रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 1/x-10 हो जाएगा ये वाला 1/x-10, और फिर 1/b वाला वैल्यू x है, तो टोटल 1/x का टोटल वैल्यू 1/12। इस इक्वेशन का यूज करना है और हमें देखना है x का वैल्यू क्या है। ठीक है भी, इसे हमें सोल्व करना है। तो x और x-10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपल। तो भाई x-10 को मल्टीप्लाई करा आपने वैल्यू x से, जो ये वैल्यू x है 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 इंटू एक्स के एडिशन में ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू में x माइनस में 10 है, और इक्वल टू में, ठीक है ना, इक्वल टू में सिंपल सिंपल 1/12 रहेगा। ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को x से तो x है, 1 को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस में 10 है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई है, x पावर 2 माइनस में 10x की टोटल वैल्यू सेम 1/12 रहेगी। x और x कर देंगे तो भाई 2x है, माइनस में 10 है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, x पावर 2 माइनस में 10x है, इक्वल टू पे 1/12 है। भाई दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 ज़ा 24, या पहले ऐसे लिख दूं 12 इंटू में 2x माइनस में 10 का टोटल वैल्यू 1 इंटू में x पावर 2 माइनस में 10x। ठीक है, भी इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। नाउ 12 इंटू 2, तो टोटल 24 इंटू एक्स, 12 इंटू 10 तो 120 इक्वल टू x पावर 2 सेम रहेगा और 10x वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। वेरिएबल में आप डिग्री 2 देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो डिग्री 2 पहले होना चाहिए प्लस वैल्यू के साथ। तो क्या करेंगे 24 को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है भाई, 24 को ट्रांसफर करने पे x पावर 2 माइनस में 10x है, माइनस में 24x हो जाएगा, और साथ में ये 120 वहां पे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो एडिंग में आ जाएगा 120 इक्वल टू पे 0। इन दोनों को कंबाइन कर लो 34 हो जाएगा। तो x पावर 2 माइनस में 34x है, प्लस में 120 है, इक्वल टू पे 0 है। इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, 120 का फैक्टर बनाना है, प्लस करने पे 34 हो जाए, बिल्कुल सिंपल फैक्टर 30 एंड 4। मानते हो नहीं या नहीं मानते, 120 का फैक्टर बनाएंगे तो 30 एंड 4 बन जाएगा, दोनों को एडिंग करेंगे 34 हो जाएगा, सिंपल एकदम। तो लिख दो यहाँ पे इसको। ठीक है ना, फैक्टर बना के कॉमन लोगे तो x माइनस में 3 0 30 और x माइनस में 4 की टोटल वैल्यू 0। अगर आप x माइनस में 30 को 0 करते हैं तो x का वैल्यू 30 हो जाएगा, साथ में x माइनस 4 को 0 करते हैं तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा, दोनों ही प्लस वैल्यू है। ठीक है भी, दोनों ही प्लस वैल्यू है। x क्या रिप्रेजेंट करता है, b का टाइम, तो b का टोटल टाइम आपके पास में आया है 30 आवर्स। ठीक है भी, 30 आवर्स, और यहाँ पर b का टाइम आ गया है आपके पास में 4 आवर्स। अब इसके अपोजिट में आपको तो a बताना है, तो वो x माइनस 10 है, तो a x माइनस 10, 30 माइनस में 10 करने पे आपके पास में 20 आवर्स आंसर हो गया। और यहाँ पर a का वैल्यू x माइनस में 10 है, x वैल्यू 4 है, तो 4 माइनस 10, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ गया। भाई क्वेश्चन ने आपको बोला तो है नहीं कि नेगेटिव वाला वैल्यू लेना है, और वैसे भी टाइम तो नेगेटिव होता ही नहीं है, एफिशिएंसी भले ही नेगेटिव हो जाए लेकिन टाइम नेगेटिव नहीं होता है, तो ये वाला 4 जो आंसर है ये गलत है। ठीक है भी, ये वाला करेक्ट आंसर है, ए वैल्यू 20 बनेगी। ठीक है ना, आपको फास्टर पाइप जो कि ए है, हमने फास्टर पाइप ए को माना हुआ है, तो फास्टर पाइप का जो टाइम है वो 20 है, और 20 आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया हुआ है आपको। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी में आपको 20 दिया हुआ है,
तो दिस इज द फर्स्ट एंड द यूनिक क्वेश्चन जो टाइम का कंपैरिजन करवा रहा था, और यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, इसको ध्यान रखना। टाइम कंपैरिजन में फास्टर का मतलब माइनस और स्लोवर का मतलब प्लस। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेने का मतलब है कि इसमें एक नंबर में ही डबल इनइक्वालिटी है। ये अलग इनइक्वालिटी है, ये अलग इनइक्वालिटी है, तो एक ही क्वेश्चन में दोनों इनइक्वालिटी एक साथ दे रखी है। तो डबल इनइक्वालिटी में आपको ना कॉमन वैल्यू चेक करनी होती है। ठीक है, इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे और कॉमन वैल्यू चेक करेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है 4x माइनस 1 स्मॉलर 0, तो ये बन जाएगा 4x स्मॉलर 1, 1 को ट्रांसफर करा तो 1, यानी x वैल्यू स्मॉलर है 1/4। ठीक है, अब दूसरी तरफ आ जाओ, ये वाला जो है, तो 3 माइनस में 4x वैल्यू स्मॉलर है 0, 3 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस में 4x स्मॉलर -3। अब -4 को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे -3/-4 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने माइनस से डिवाइड कर दिया, आई एम डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय नेगेटिव नंबर, तो स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। तो x वैल्यू ग्रेटर है 3/4 से। दोनों को यहाँ पे आपको कंबाइन करना है। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे 1/4 आएगी और यहाँ पे आपके पास में 3/4 आएगी। ठीक है, 1/4 से छोटा आंसर, 1/4 से छोटा आंसर इस तरफ को आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये वाला आंसर आएगा, और 3/4 से बड़ा आंसर इस तरफ को आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? चेक करो, क्या इसमें कुछ कॉमन नजर आता है आपको? भाई एक लेफ्ट तरफ जा रहा है, एक राइट तरफ जा रहा है, कुछ कॉमन नहीं है इसमें। देयर इज नो कॉमन एट ऑल। तो नो कॉमन का मतलब है नो वैल्यू। ठीक है भाई, नो कॉमन का मतलब है नो वैल्यू। तो केयरफुल तरीके से एक नंबर के क्वेश्चन में इक्वेशन को छोटा करके डबल इनइक्वालिटी दिया हुआ है, तो इस तरीके से सोल्व होगा ये वाला। ठीक है ना, आगे देखिए ये वाला, ये भी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना, दिस इज द प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। कहते हैं भाई x वैल्यू जो है वो y से बड़ा है। ठीक है भाई, x वैल्यू जो है y से बड़ा है। आपने क्या करा, यहाँ पे देखो z वैल्यू स्मॉलर 0 है। ठीक है ना, z वैल्यू स्मॉलर 0 है। z वैल्यू स्मॉलर 0 होने का मतलब है z नेगेटिव नंबर है। भाई 0 से छोटे तो नेगेटिव वैल्यू होती है, तो z एक नेगेटिव वैल्यू है। तो आपने इनके ऑप्शन को चेक करा, इसके ऑप्शन में या तो डिवीजन है या तो मल्टीप्लिकेशन है। और आपको रूल अच्छे से मालूम है, जब आप मल्टीप्लाई वैल्यू को, मतलब नेगेटिव वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका इनइक्वालिटी सिंबल चेंज होगा, और जब डिवाइड करोगे तब भी आपका इनइक्वालिटी सिंबल चेंज होगा। जैसे हमने यहाँ पे करा था, नेगेटिव से डिवाइड करा तो ये वाला सिंबल यहाँ पे चेंज हो गया, तो हमें इसमें भी वही करना है। तो एक तरफ हम मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू जेड आ गया और y इंटू जेड आ गया। ये जो सिंबल है यहाँ पे ग्रेटर से स्मॉलर हो जाएगा, तो देखना है क्या ये किसी ऑप्शन में है, या फिर अगर डिवाइड वाला कंसेप्ट है तो x को z से डिवाइड कर देंगे, y को भी z से डिवाइड कर देंगे, z नेगेटिव होने की वजह से इसे चेंज कर देगा, स्मॉलर कर देगा। तो इनमें से एक ऑप्शन आपको दे रखा होगा जो इससे मैच करेगा। देखो जरा कहाँ पे दिया हुआ है, ये तो ग्रेटर वाला है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये भी ग्रेटर वाला है, ये भी गलत हो गया यहाँ पे इक्वल टू है तो भाई वो तो आएगा ही नहीं, तो लास्ट बचा, और यही वाला ऑप्शन हमारा इससे मैच होता है। ठीक है ना, इससे मैच हो रहा है, तो डी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, जेड वैल्यू नेगेटिव है, डिवाइड करा तो ऑप्शन डी से मैच हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। इसमें जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, मैट्रिक्स इज 3x3, तीसरे ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो तीसरे ऑर्डर के मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए का मतलब डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ए का पावर 2। ठीक है ना, तीसरे ऑर्डर के केस में पावर 2 होता है, दूसरे ऑर्डर के केस में पावर 1 ही रहता है, बट तीसरे केस में पावर 2 रहता है। फॉर्मूला याद है आपको ये वाला, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे n-1। ये वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से हम 3 सब्सिट्यूट करेंगे, तो 3 - 1 इक्वल टू में 2। तो डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 करनी है आपको। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ए? डिटर्मिनेंट ए में क्योंकि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों 0 हैं, तो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, तो a मल्टीप्लाई a यानी कि बनेगा a पावर 3। डिटर्मिनेंट a पावर 3 है, तो यहाँ पर a पावर 3 पे पावर 2 करना है, दोनों पावर मल्टीप्लाई होके पावर 6 हो जाएगी, तो a पावर 6। ठीक है, a पावर 6 ऑप्शन बी आंसर।
प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ए क्यूब पे पावर 2 करेंगे तो पावर 6, 3 इंटू 2 विल बी 6, तो ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखिए, अब ये वाला देखिए, इसमें कहते हैं ए ट्रांसपोज बी और बी ट्रांसपोज, मतलब बी को ट्रांसपोज करा है, मतलब सॉरी बी का मल्टीप्लाई करा है ए ट्रांसपोज से, दोनों के दोनों डिफाइन है। ठीक है, दोनों के दोनों डिफाइन है। तो क्वेश्चन कहता है कि जो ए का ऑर्डर है वो 3 और 4 है। ठीक है, अभी ए का जो ऑर्डर है वो 3 और 4 है, तो यहाँ पे लिखो ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर इसका उल्टा हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 4 और 3 हो जाएगा। तो अगर ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 4 और 3 है, तो कहते हैं जब आपने ए ट्रांसपोज को बी से मल्टीप्लाई करा, ये भी मल्टीप्लाई हो गया, और आपने जब बी को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करा तो ये वाला वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो गया। दोनों के दोनों मल्टीप्लाई अगर पॉसिबल हैं तो बताइए मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी? तो मान लेते हैं मैट्रिक्स बी का ऑर्डर एम और एन है। ठीक है भाई, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है? एम और एन है। अब अगर मैट्रिक्स बी का ऑर्डर एम और एन है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपने इसको ऐसे लिखा होगा भाई, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 4 और 3 है, 4 और 3 के साथ में एम और एन है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई ऐसे करके मैट्रिक्स रहा होगा, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स रहा होगा, तो भाई मैट्रिक्स की ये मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होगी जब ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होएगी, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। याद है ना प्रॉपर्टी आपको, मल्टीप्लाई का प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ये 3 और m आपस में इक्वल है, यानी कि आपको पता चल गया m वैल्यू 3 है। अगर m वैल्यू 3 है तो यहाँ पे नोट कर दो 3 क्रॉस n। ठीक है, भी कितना है ये? 3 क्रॉस n है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 3 क्रॉस n। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पे कहते हैं b और a ट्रांसपोज भी पॉसिबल है, तो b वाला ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस n है। पेन कलर चेंज कर लेते हैं, कहानी समझने में आसान हो जाएगी। बी का जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस n है। ठीक है भाई, 3 क्रॉस n है। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है? तो 4 क्रॉस 3 है। ठीक है भाई, कितना है? 4 क्रॉस 3 है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है माय डियर स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई भी पॉसिबल है। ये मल्टीप्लाई पॉसिबल तब होगा जब बी वाले का कॉलम और ए वाले का रो इक्वल होगा, यानी कि n और 4 जब इक्वल होगा तब मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो पता चल गया है n वैल्यू 4 है। ठीक है भी, n वैल्यू 4 है, यानी कि ऑर्डर है b का 3 और 3 क्रॉस 4। ठीक है भी, कितना ऑर्डर है? 3 क्रॉस 4। समझे बात को? तो b का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 है। ठीक है, अब आप चाहें a क्रॉस b करें तो a क्रॉस b में ये वाला ऑर्डर 4 और 3 है, और b वाला ऑर्डर 3 और 4 है, तो यहाँ पे 3 और 3 इक्वल है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। साथ में b को a ट्रांसपोज करें तो b का ऑर्डर 3 और 4 है, a का ऑर्डर 4 और 3 है, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों ही मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो गई है। ठीक है ना, बाय टेकिंग द ऑर्डर बी 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 कहाँ पर है? ए में है। ठीक है भी, 3 एंड 4 कहाँ पे है? ए में है, तो मैट्रिक्स बी ऑर्डर इज 3 एंड 4। बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, आगे आ जाइए, इस पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको जहां तक मुझे याद आता है, याद करें तो मैट्रिक्स के एमसीक्यू में करवाया था। मैट्रिक्स चैप्टर की जो एमसीक्यू है, आपने एमसीक्यू की वीडियो देखी हुई है? क्या कर रहे हो भाई, जाके देख लो यार, क्या कर रहे हो? वहां पे ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया था, सिमिलर क्वेश्चन करवाया था। तो वो सिमिलर क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप b पावर 2 करते हैं यूजिंग दीज प्रॉपर्टी तो आंसर आपका b आएगा। ठीक है भी, अगर आप b पावर 2 करते हैं तो आंसर कितना आएगा? b आएगा। तो अगर आंसर b आएगा तो अब ये कहता है कि b पावर 2 में b ऐड कर दो। भाई b पावर 2 में b हमें अलग से ऐड करना है, और हम जानते हैं ये वाला वैल्यू b होता है, तो b में b ऐड करेंगे, आंसर तो 2b हो जाएगा। 2b देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। देखते ही क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। बस आपको ध्यान रखना था, अगर आपने एमसीक्यू के वीडियो देखा हुआ है तो रटने की नीड नहीं है, आपको डायरेक्ट याद आ जाएगा, बी स्क्वायर तो बी होता है, अगर बी स्क्वायर बी होता है तो बी और बी टू बी होता है, बात खत्म। ठीक है, बट हो सकता है कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप बता देते हैं। देखो यहाँ पे कैसे, ये जो b पावर 2 है इसे आप लिखो b इंटू बी।
ठीक है भाई, बी पावर 2 को हमने क्या लिखा है, बी इंटू बी लिखा है। अब बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू आपको कहते हैं बी इंटू ए है। ठीक है भाई, बी का वैल्यू कितना है, बी इंटू ए है। तो यहाँ पे काम करो, ये वाला जो बी है इसकी जगह पे लिखो बी इंटू ए। ठीक है ना, बी का वैल्यू बी इंटू ए, बी इंटू ए के साथ में बी को सेम रहने दो। ठीक है ना भाई, ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यू कॉपी करी है। अब क्या करो, आप इनको एक साथ कर लो, ए और बी को एक साथ कर लो। ये जो ए और बी है, ए और बी टोटल ए है, तो यहाँ पे अब ये वाला बी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, और वो जो ए बी है कुल मिलाकर के वो ए हो जाएगा। ठीक है ना, जो ए बी है वो कुल मिला के इस प्रॉपर्टी से ए हो जाएगा। अब हमने दोबारा नोटिस करा भाई, जो बी इंटू ए है, ठीक है, जो b इंटू ए है वो तो इस वाली प्रॉपर्टी में b है, तो बस लिख दो यहाँ पे b इंटू ए कितना आ गया जी, b आ गया। तो इसका मतलब पता चल गया b पावर 2 किसके इक्वल है, b के इक्वल है। वही मैंने आपको बताया था भाई, एमसीक्यू का प्लेलिस्ट जाके देख लो, काफी सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएंगे और आपका एग्जाम में समय बचाएंगे। ठीक है, आंसर है टू बी ऑप्शन डी। ओके, ये वाला देखिए, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लाई तो करना है और साथ में ऐड करना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते थे उनमें खाली मल्टीप्लाई रहता था, मल्टीप्लाई करो आंसर बता दो, बट इसमें बोला है मल्टीप्लाई भी करो और ऐड भी करो। तो आइए कर देते हैं, पहले ए भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ये। ठीक है ना, ए और बी मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 है, -3 है, 4 है। साथ में बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 है, 2 है, 2 है। ठीक है, भी ए और बी इस तरीके से दिया हुआ है, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स आएगा, 2 को 3 से करेंगे 6, 3 को 2 से करेंगे -6, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 6 और 6 कैंसिल हो गया है, तो आंसर सिंपल 8 आ गया है। ठीक है, ये आपके पास में ए भी आ गया। अब एक्स वाई चेक कर लो भाई, एक्स इंटू वाई, तो x इंटू वाई में आपने लिखा 1 2 3 है, 1 2 3 के साथ में b आपने नोट करा, मतलब सॉरी y नोट करा 2 3 4 है। ठीक है, 1 2 3 है, 2 3 4 है, तो 1 2 3 2 3 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 आंसर आ गया, 2 को 3 से करेंगे 6 हो गया, 8 को अपन 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 4 12, तो 6 और 2 8, 8 और 12 20, कितना आ गया जी 20। अब क्वेश्चन कहता है इन दोनों वैल्यू को आप ऐड कर दो। ठीक है ना, इनको आप ऐड कर दो, तो जब आप ऐड करोगे तो 8 प्लस में 2 0 20 कितना 28, तो 1 क्रॉस 1 पे 28 मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 पे 28 मैट्रिक्स ऑप्शन डी है। मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, हो गया ऐड, बात खत्म। ठीक है भाई, इजी पीजी ना, आगे आ जाइए। ठीक है, पहली बार ऐसा क्वेश्चन देखा हमने, तीसरे ऑर्डर का डेरिवेटिव। अभी तक आपकी बुक में 2 ऑर्डर होते हैं खाली, पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव, लेकिन ये कहता है 3 ऑर्डर का डेरिवेटिव बताओ, तो कोई बात नहीं, कर देते हैं। ठीक है, अभी y का वैल्यू हमें दिया हुआ है e पावर पे -2x, चेन रूल डिफरेंशिएशन इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे पहले y1, पहले मैंने एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव करा जो सेम रहता है e -2x, फिर 2x जो पावर है 2x का डेरिवेटिव करा तो -2। ठीक है ना, माइनस भी है 2x भी है तो -2, मल्टीप्लाई वैल्यू बन गई है माइनस में 2 इंटू में e -2x। ये पहला डेरिवेटिव हो गया। पहले डेरिवेटिव के बाद में सेकंड करा तो y1 विल बी कन्वर्टेड इनटू y2, y2 इक्वल टू -2 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट रहेगा, फिर से जो पावर पे है उसका डेरिवेटिव, तो -2 आ गया। ठीक है, अब -2 और -2 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू में एक्सपोनेंट -2x, ये हमारे पास में दूसरा डेरिवेटिव आ गया। लेकिन क्वेश्चन माना नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है तीसरा डेरिवेटिव करो भाई, तो y3 इज इक्वल टू 4 सेम रहेगा, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट रहेगा, और जो पावर -2x है उसका डेरिवेटिव -2 रहेगा। 4 और -2 माइनस में 8 है और साथ में नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो 8 इंटू में e -2x। ठीक है भाई, -8 और e -2x, ये दिया हुआ ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, तीसरा डेरिवेटिव आ गया है कितना जी, बिल्कुल सिंपल, -8 इंटू ई -2x। ठीक है, इजी पीजी है, आगे देखिए। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल, शानदार जानदार। इंटीग्रेशन लिमिट के अंदर आप सोल्व करेंगे तो वो log ऑफ k है। ठीक है ना, log ऑफ k, डेफिनेट प्रॉपर्टी का इंटीग्रेशन। तो आइए करते हैं भाई, 0 से लेकर के 4 0 40 है, 1 के डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1, ओ माई गॉड भाई, 2x प्लस 1 तो लीनियर फंक्शन है। यस और नो माय डियर स्टूडेंट,
2x प्लस 1 तो लीनियर वैल्यू है, 1 अपॉन में लीनियर का आंसर तो लोगैरिथम होता है। कितना होता है जी? लोगैरिथम होता है। तो बनेगा आपके पास में लोगैरिथम अंडर मोड 2x एडिशन 1, इसको क्लोज करा, डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 आ गया, यहाँ पे लिमिट पुट करना है 0 से 40 और ये इक्वल है log ऑफ k के। ठीक है, बस अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर को सोल्व करेंगे। तो पहले 40 आ जाएगा, तो यहाँ मैंने लिखा है इसको log। ठीक है, log जब 40 पुट करेंगे तो 2x एडिशन 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 40 एडिशन 1। ठीक है भाई, 2 इंटू 40 प्लस 1 यानी कि 80 प्लस 1 से आंसर बनेगा 81। इसके अपोजिट में जब 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू में 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी कि आंसर 1। ठीक है, तो लोगैरिथम के साथ में यहाँ पे 81 रहेगा और माइनस में लोगैरिथम के साथ में 1 रहेगा। इन सबको डिवाइड करना है 2 से, ये वाला आंसर log ऑफ k के इक्वल है। ठीक है, अभी डेफिनेट प्रॉपर्टी कहती है पहले बड़ी वैल्यू पुट कर दो, फिर छोटी वैल्यू पुट कर दो, माइनस कर दो, तो वो हमने कर दिया। अब ये जो 2 है, ठीक है, ये वाला जो 2 है वहां पे ट्रांसफर कर दो आप, तो 2 को वहां पे ट्रांसफर करोगे तो 2 इंटू में log ऑफ k हो जाएगा ये। ठीक है, अभी 2 इंटू में log ऑफ k, log 1 का वैल्यू आपको मालूम है 0 होता है। ठीक है, अभी log 1 का वैल्यू 0 होता है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा log 81 रहेगा। log 81 को लिख दो, ये 9 पावर 2 है। ठीक है, log 9 पावर 2 जो है वो 2 इंटू में log ऑफ k है। ये जो पावर 2 है, लोगैरिथम का पावर रूल कहता है पावर 2 नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा 2 इंटू में log 9। ठीक है भाई, 2 इंटू log 9 और 2 इंटू में log ऑफ k, इस तरीके से आ गया। ये 2 और 2 कैंसिल, तो रिमेनिंग रह गया है log 9 जो है वो इक्वल है log ऑफ k के। ठीक है भाई, log 9 और log k आपस में इक्वल हैं, log और log आपस में कैंसिल तो k इक्वल 9। ठीक है, k इक्वल 9 तो ऑप्शन बी आंसर। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया जी? ऑप्शन नंबर बी, k इज इक्वल टू पे 9। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, फिर देखिए जी ये वाला क्वेश्चन आया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है, और आप कहेंगे वो तो सिंपल होता है सर, क्या दिक्कत है? दिक्कत है इसके ऑप्शन में, दिक्कत है इसके ऑप्शन में। जब आप इसको सोल्व करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, आपके पास में x की 2 वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हर ऑप्शन पे x की एक एक वैल्यू लिखी हुई है, तो तभी हमने ये क्वेश्चन पिक करा है। ठीक है, तो x पावर 3 और 27, तो आप डेरिवेटिव करो यहाँ पे f डैश x। जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो x पावर 3 3x पावर 2 हो जाएगा और 27x 27 हो जाएगा। 3 आप इसमें से कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट पे x पावर 2 माइनस में 9 हो जाएगा, तो ये रहेगा आपके पास 3 इंटू में a स्क्वायर b स्क्वायर है तो इसको लिखो 3 का स्क्वायर। ठीक है, अभी 9 को लिखो 3 का स्क्वायर। अब इसको लिखो 3 इंटू में a प्लस बी a माइनस बी, तो x प्लस में 3 और साथ में x माइनस में 3। ठीक है, अभी इस तरीके से हमने इसको नोट करा है, x प्लस 3 और x माइनस 3। अब यहाँ पे आप डेरिवेटिव को जीरो करोगे। ठीक है ना, अभी आप अगर अपने डेरिवेटिव वैल्यू को जीरो करोगे तो आपके पास में 3 को तो लिखने की नीड नहीं है, या तो x प्लस में 3 जीरो हो जाएगा, या इसके साथ में x माइनस 3 जीरो हो जाएगा। इन दोनों ब्रैकेट में से एक जीरो है, तो यहाँ पर आया है x का वैल्यू -3 और यहाँ पर आया है x का वैल्यू 3। ठीक है भाई, एक तरफ -3 और एक तरफ 3। तो अब आपको बताना है ये इंक्रीजिंग कहाँ पर है, तो भाई इंटरवल बना लो यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, इंटरवल पे एक तरफ है -3 और दूसरी तरफ पे 3 है, यहाँ पे इन्फिनिटी है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है। यू नीड टू टेल प्लस कहाँ पर है, तो टेक एनी वैल्यू फ्रॉम दिस इंटरवल। 10 ले लेते हैं, 10 वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट करना है, डेरिवेटिव में चेक करना है, तो 3 तो पॉजिटिव ही है, 10 प्लस 3 करेंगे 13 पॉजिटिव है, 10 और 3 माइनस करेंगे 7 पॉजिटिव है, 13 और 7 91 वो भी पॉजिटिव है ना, 91 को 3 से करेंगे वो भी पॉजिटिव आएगा, तो नंबर लाइन में पहला वैल्यू पॉजिटिव आ गया। ठीक है, पहला पॉजिटिव है, पॉजिटिव से अगले वाला हमेशा नेगेटिव रहता है, नेगेटिव से अगला फिर दोबारा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट चलता है। तो आपको पता चला कि जो फंक्शन है इंक्रीज कर रहा है, एक तो इस वाले इंटरवल पे, ठीक है, एक तो इस इंटरवल पे और एक इस इंटरवल पे, इन दोनों इंटरवल पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये दोनों इंटरवल की वैल्यू यहाँ पे चेक करनी है कहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले तो भैया आप एक काम करो, इसमें ये वाला ऑप्शन तो हटा दो, इसमें तो एक एक इंटरवल है, ये नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। तो पहले हम बी वाले को ले लेते हैं। ठीक है भाई, जो ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है,
डेट इज द मोड ऑफ एक्स वैल्यू है ग्रेटर 3। ठीक है, अभी मोड एक्स वैल्यू जो है वो ग्रेटर 3 है। मोड एक्स की प्रॉपर्टी आपको मालूम है, जब हम मॉड्यूलो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो इसके भी दो आंसर होते हैं, तो इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्या इसका आंसर इस इंटरवल से मैच होगा। तो इसको प्लस और माइनस 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दो। एक तो बनेगा x ग्रेटर 3, जब मैंने प्लस वैल्यू कंसीडर करी तो x ग्रेटर 3, और जब माइनस लेंगे तो माइनस ऑफ x ग्रेटर 3 आएगा ऐसे करके। ठीक है ना, माइनस ऑफ x ग्रेटर 3, माइनस को जैसे ही वहां पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा x स्मॉलर -3। कितना बनेगा अभी, x स्मॉलर -3। इसका यहाँ पे डायग्राम बना लो। यहाँ पे वैल्यू -3 है, मॉड्यूलो इनइक्वालिटी कहता है वैल्यू -3 से स्मॉलर है, ये वाली वैल्यू है। यहाँ पे वैल्यू 3 आएगी, ये वाला आंसर कहता है x का वैल्यू 3 से ग्रेटर रहेगा, तो इस तरफ को आएगा ऐसे करके। तो जो ये ग्रीन वाला ग्राफ है और यहाँ पर जो व्हाइट वाला ग्राफ है आपस में मैच हो गया। ठीक है ना, ग्रीन और व्हाइट दोनों आपस में मैच हो गए, तो यानी कि ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर है। वैसे देखा जाए दो इंटरवल आते, कौन कौन से, 3 से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से 3, लेकिन क्वेश्चन ने वो इंटरवल गिवन नहीं करे, क्वेश्चन ने आपको उसको मॉड्यूलो इनइक्वालिटी में गिवन करा। तो ये यूनिक क्वेश्चन इसलिए ही है क्योंकि आपको यहाँ पे अलग से ये इनइक्वालिटी भी सॉल्व करके देखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये अलग से आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करके देखनी पड़ेगी, फिर पता चलेगा कि फाइनल आंसर क्या है और कहाँ है। तो उस हिसाब से हमने करा, ऑप्शन बी इसका आंसर आया। ठीक है भाई, ओके। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, y इक्वल टू में a प्लस बी एक्स। भाई y इक्वल टू में a प्लस बी एक्स में b क्या है, तो स्लोप होता है वो। ठीक है ना, जो b है वो क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप मींस ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ऑप्शन नंबर बी, स्लोप होता है वो। ठीक है, दैट इज द स्लोप। आगे आ जाइए, आगे बढ़िए। ये वाला देखिए, इसमें आपको कहते हैं ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये ग्राफ इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी से बना हुआ है वो आपको बताना है। तो आपने इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करा और ग्राफ में देखा कि भाई रीजन जो है वो अनबाउंडेड है। ठीक है, जो इसका शेडिंग पोर्शन है वो अनबाउंडेड है। शेडिंग पोर्शन अगर अनबाउंडेड है तो अनबाउंडेड वाला शेडिंग पोर्शन इस जीरो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जीरो को सेटिस्फाई नहीं कर रहा यानी कि इक्वेशन ऐसे रहा होगा, ए एक्स एडिशन में बी वाई डेफिनेटली ग्रेटर इक्वल का सिंबल रहा होगा और यहाँ पे कोई नंबर के रहा होगा। तो यहाँ पे आपने जीरो और जीरो सब्स्टिट्यूट करा तो बना होगा जीरो ग्रेटर इक्वल के। ठीक है ना, अब के इन इस क्वेश्चन के हिसाब से 5 और 30 है, तो जीरो ग्रेटर इक्वल टू पे 10, सॉरी 10 कितना 5 है, जीरो ग्रेटर 5 रहा होगा और जीरो ग्रेटर आपका 30 रहा होगा। दोनों ही आपने नोटिस करे फॉल्स है और दोनों ही फॉल्स हैं, तो शेडिंग इसका ऊपर की तरफ आ गया। अगर एक भी ट्रू होता तो शेडिंग इसका नीचे की तरफ रहता, जीरो की तरफ रहता, लेकिन एक भी इनइक्वालिटी का शेडिंग नीचे नहीं है, दोनों के दोनों ऊपर हैं, अनबाउंडेड हैं। तो अनबाउंडेड हैं तो दोनों की दोनों इक्वेशन इस तरीके की हैं, है ना, ग्रेटर वाली हैं। तो ग्रेटर वाली देखो कहां पर है, दोनों साइन ग्रेटर वाले। ठीक है, दोनों के दोनों ग्रेटर वाले यहाँ पे हैं, ये वाले डी नंबर पे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ग्रेटर वाले वैल्यू डी पे हैं, तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, बोथ द इनइक्वालिटी हैव ग्रेटर साइन, तो x प्लस वाई ग्रेटर 5 और 3x 10y ग्रेटर 30, तभी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो आप भी ध्यान रखिएगा, अगर अनबाउंडेड है तो वो जीरो जीरो को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। जीरो को सेटिस्फाई नहीं करने का मतलब ग्रेटर देन इनइक्वालिटी है, तो ग्रेटर देन इनइक्वालिटी दोनों की दोनों ही ग्रेटर देन है, ऑप्शन डी। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद ये वाला देखें। ठीक है, असर्शन रीजन क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ये वाला मैंने इसलिए पिक करा क्योंकि इसमें एक साइन की इन्वॉल्वमेंट है, साइन का एंगल दिया हुआ है। और आपको याद होगा हम जब डिग्री ऑर्डर की बात करते हैं तो डिग्री ऑर्डर में आपको बताते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आई एल में नहीं होना चाहिए। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन इनवर्स के साथ में कोई भी डी वाई बाई डी एक्स नहीं हो सकता। एल का मतलब लोगैरिथम, लोगैरिथम का मतलब है आपका लॉग के फंक्शन पे dy बाय dx नहीं हो सकता, या फिर e मतलब एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट की पावर पे dy बाय dx नहीं हो सकता। और इसके साथ में यहाँ पे t फॉर ट्रिग्नोमेट्री होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री साइन,
क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी ना, थोड़ी थोड़ी साइन टेन कोस ये सब पढ़ा हुआ है। तो साइन के एंगल पे भी dy बाय dx नहीं हो सकता। डिफरेंशियल कोफिशिएंट शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल दीज फंक्शन। एंगल पे dy बाय dx नहीं आएगा, तो यहाँ पे dy बाय dx एंगल पे है, तो ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, और इसके गलत होने की वजह से इसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑर्डर डेफिनेटली फाइंड हो जाएगा, लेकिन उस ऑर्डर का डिग्री फाइंड नहीं हो पाएगा। फॉर फाइंडिंग द डिग्री dy बाय dx शुड बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल दीज वैल्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू गलत है, तो यहाँ पर जो इन्होंने डिग्री 3 लिखा हुआ है, डिग्री 3 गलत है। ठीक है, अगर यहाँ पे ना होता तो डिग्री 3 सही होता, अभी डिग्री 3 गलत है, तो आंसर बनेगा ए इज फॉल्स। ठीक है ना, अभी ए गलत है, ए इज फॉल्स। अब साथ में यहाँ पे लिखते हैं द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन इट इज ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव इट इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव जो होता है, क्या वो डिग्री होता है? नहीं होता है। वो डिग्री कहां से होता है? रीजन भी फॉल्स है इसका। ठीक है भी, रीजन भी आपके लिए फॉल्स है, दोनों के दोनों वैल्यू फॉल्स हैं। ठीक है भी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है वो ऑर्डर होता है, डिग्री नहीं होता है। ठीक है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डर होता है, दैट इज द ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द ऑर्डर, और उस ऑर्डर की जो पावर है वो डिग्री होती है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन गलत लिखी हुई है। अगर डेफिनेशन गलत है, आर भी गलत है, ए भी गलत है, तो अपने एग्जाम में चेक करना कहाँ पे ए फॉल्स आर फॉल्स, उस पर टिक कर देना। ठीक है भाई, कहाँ पर ए फॉल्स आर फॉल्स है उस पर जाके आप टिक कर देना। इसके बाद आप इस पे आ जाओ। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा असर्शन रीजन। तो असर्शन में बात कर रहे हैं ये कंज्यूमर सरप्लस की। ठीक है भी, कंज्यूमर सरप्लस के लिए आपको एक ये डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मार्केट की डिमांड दे रखी है, 3 यूनिट की मार्केट डिमांड है, तो क्या कंज्यूमर सरप्लस 27 आएगा? ये तो हमें कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा कि 27 आता है नहीं आता। रीजन कहते हैं क्या कंज्यूमर सरप्लस वो होता है, कंज्यूमर सरप्लस इज गेन मेड बाय कंज्यूमर व्हेन दे परचेज सम कमोडिटी फ्रॉम मार्केट एट अ प्राइस लोअर देन व्हाट दे वुड हैव विलिंग टू पे। भाई इसका मतलब ये है, जो कस्टमर घर से सोच के गया था कि भाई एक पिज्जा ना 80 रुपए का आएगा, तो वो घर से सोच के गया था पिज्जा 80 रुपए का आएगा, लेकिन जब पिज्जा के वहां पर गया, खाने बैठा, बिल आया, तो पता चला उस दिन ऑफर चल रहा था, तो उस दिन इसको 50 रुपीज पे करने हैं। तो वो सोच के गया था 80 रुपीज पे करने हैं, लेके भी गया था 80 रुपीज, लेकिन उसको पे कितने करने पड़े? कम। तो जब उसको प्राइस कम पे करना पड़ता है जितना वो पे करने को रेडी था, तो क्या वही कंज्यूमर सरप्लस है? बिल्कुल। तो आर ट्रू है। ठीक है ना, ये जो आर लिखा गया है ये आर यहाँ पे ट्रू है। तो अब आर ट्रू है, ऊपर कंज्यूमर सरप्लस की बात कर रहे हैं, तो उस कंज्यूमर सरप्लस का डेफिनेशन भी यहाँ पे सही है। तो बस अब ये देखना है कि क्या वो ए में 27 जो कंज्यूमर सरप्लस है वो सही है, तो वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है भी, वो तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू पे। ठीक है भाई, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है बताइए? कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू में पहले तो यहाँ पे आप नोट करो पी क्या है। तो पी क्वेश्चन आपको कहता है 20 माइनस में 2x है, माइनस में x पावर 2 है। ठीक है, मार्केट का डिमांड 3 है, तो मार्केट का डिमांड जब 3 है तो पता करो प्राइस कितना था। तो प्राइस इक्वल टू पे 20 माइनस में 2 इंटू 3 माइनस में 3 पावर 2 है, तो प्राइस इक्वल टू पे 20 माइनस में 6 माइनस में 9, यानी प्राइस इक्वल टू पे 20 माइनस में 15, तो प्राइस इक्वल टू में 5। ठीक है, अभी प्राइस कितना था? 5 था, तो 5 के प्राइस पे 3 यूनिट डिमांड की गई थी। तो अपना सी डी कंज्यूमर सरप्लस सी एस इज इक्वल टू में डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से चालू होगा और x वैल्यू तक जाएगा, तो 0 से लेकर 3। ठीक है, अब साथ में फंक्शन नोट करेंगे, तो 20 माइनस में 2x है और माइनस में x पावर 2 है, साथ में इंटीग्रेशन। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में से माइनस कर देंगे p इंटू में x। ठीक है ना, p इंटू एक्स, इसको माइनस करेंगे और देखेंगे आंसर क्या आता है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 20 का इंटीग्रेशन 20x है, 2x का इंटीग्रेशन सिंपल सा x पावर 2 है, और x का इंटीग्रेशन x पावर 3 के डिनोमिनेटर पे 3 है। लिमिट आपको 0 और 3 पुट करनी है, माइनस में p वैल्यू आपने 5 फाइंड करी है, x वैल्यू 3 है, तो 20 और 3 मल्टीप्लाई करना है भाई,
और माइनस करना है 3 पावर 2 और फिर से 3 पावर 3। ठीक है, 3 पावर 3 को 3 से ही डिवाइड करना है। एक तो ये वाला वैल्यू, भाई जीरो सब्स्टिट्यूट करने की नीड नहीं है, जीरो 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 हो जाएगा सब कुछ। बात समझ रहे हो, जीरो 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 हो जाएगा। तो जीरो को बस यहाँ पे एक ऐसे लिख दो जीरो, और 5 3 जा 15 हो गया। तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करा 60 है, 3 पावर 2 9 है, 3 पावर 3 27 है, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे दोबारा 9 है, और माइनस में 15 है। 60 और 15 को हम माइनस करेंगे तो वी विल गेट 45। 45 में 18 हमें माइनस करने हैं तो वी विल गेट सिंपल 27। ठीक है, अभी कितना है 27। तो ये भी सही है। ठीक है, दोनों के दोनों ही ट्रू हैं। तो जरा जल्दी से बता दो मुझे कि आप अब कौन से ऑप्शन पे टिक करके आओगे। ए भी सही है, आर भी सही है। बताओ बताओ जल्दी बताओ, किस ऑप्शन पे टिक करोगे जहां पे लिखा होगा आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है ना, आर अपनी जगह पे सही है, डेफिनेशन बिल्कुल सही दिया हुआ है। ए अपनी जगह पे सही है, जो कंज्यूमर सरप्लस निकाला गया है 27 वो सही है। लेकिन जो हमने 27 निकाला है वो इसका यूज करके नहीं निकाला। आर सही तब होता जब ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन होता, बट फॉर्मूला तो गिवन नहीं है। हमने तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व करा है। तो हमने जब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करा है वो तो हमें यहाँ पे दिया नहीं है। तो रीजन वैल्यू गलत है, ए वैल्यू सही है। ठीक है ना, मतलब करेक्ट रीजन नहीं है। ऑप्शन बी पे इसका आंसर जाएगा। ए सही है, आर सही है, लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है ना, अभी बात समझ रहे हो। तो ऑप्शन बी पे टिक करना है इसको। ठीक है, देखिए भी 26 नंबर से ना सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है मॉड्यूलो इनइक्वालिटी का, पावर बेस्ड क्वेश्चन है और पावर काफी ज्यादा है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को पिक किया है। ठीक है, अभी 2 पावर 301। तो सॉल्यूशन करने के लिए आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि हम इसमें ट्राई करेंगे कैसे ना कैसे करके रिमाइंडर 1 बन जाए। बने ना बने वो एक अलग बात है, लेकिन ट्राई डेफिनेटली करेंगे। तो 7 के टेबल पे डिवाइड करना है और 2 की पावर 301 करना है। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लो 2 पावर 3 से। ठीक है भाई, 2 पावर 3 होता है 8। तो साथ में लगा दो मोड 7, 7 के टेबल पे डिवाइड है तो मोड 7। और बिल्कुल अच्छी बात है, 2 पावर 3 करने पे आपके पास में यहाँ पे 8 को डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना, अभी कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। 8 को 7 पे डिवाइड करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा। जैसे ही 1 रिमाइंडर आया, बहुत ही शानदार बढ़िया बात हो गई। अब आप इसकी पावर को रेज कर दो। ठीक है, पावर को आप इंक्रीज कर दो। तो पावर को रेज कर रहे हैं कितने से, भाई पावर 3 है। ठीक है, पावर 3 है, पावर 3 को इंक्रीज करके लेके जाना है क्वेश्चन के हिसाब से 301 पर। ठीक है, पावर 3 को 301 बनाना है, बट हमें यह मालूम है 301 3 के टेबल पे नहीं आता। तो चेक करो 301 से छोटा नंबर कौन सा आता है, तो आप कहेंगे सर 300 आता है। कितना आता है 300। 3 को 300 बनाया जा सकता है, तो पावर रेस कर देंगे 300 से। ठीक है भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, 300 नहीं, नोट 300, 100 से रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिक 300 पे चला जाएगा। ठीक है भाई, इसको आप वापस कॉपी करो, यहाँ पे नोट करो और पावर इंक्रीज कर दो। ठीक है भाई, पावर इसकी इंक्रीज कर दो। पावर इंक्रीज करने का मतलब है ऐसे ब्रैकेट लगा कर के ऊपर 100 कर दो। ठीक है, ऐसे 100 कर दो और यहाँ पे 1 के पावर पे 100 कर दो। तो ये पावर पावर मल्टीप्लाई होकर के 2 पावर 300 कर देंगे इसको। यहाँ पे 1 पावर 100 करेंगे 1 रहेगा, और ये मोड 7 सेम रहेगा। ठीक है भाई, मोड 7 सेम रहेगा। तो आपको 2 की पावर 300 पता लग गई कि 1 मोड 7 होता है। अब आपको चाहिए कितना, 301। ठीक है जी, आपको टोटल पावर चाहिए 301। तो 301 कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। 2 की पावर 300 आपके पास है, साथ में 2 पावर 1 और लेके आ जाओ। भाई 301 चाहिए ना, 301 को आप ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 2 की पावर 300 है, 2 की पावर 1 हम अलग से लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप करो मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना है 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा काम इजीली हो जाएगा। तो 2 की पावर 300 है, फिर मल्टीप्लाई करना है 2 पावर 1, कॉन्ग्रुएंट रहेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 और मोड 7 सही रहेगा। ठीक है, इनमें बेस सेम है, पावर ऐड होकर के 200 301 हो जाएगा। 2 पावर 1 2 ही होता है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पे मोड 7 है, तो ये 2 आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, 2 की पावर 301 को जब 7 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द 2 रिमाइंडर। पहले पावर को इंक्रीज करा फिर मल्टीप्लाई करा, दो ही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं।
पावर को इंक्रीज करना फिर मल्टीप्लाई करना, इंक्रीज करना मल्टीप्लाई करना, दोनों कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हुए हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे 3 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इसके बाद जो मुझे यूनिक क्वेश्चन लगा वो ये वाला लगा, ठीक है। व्हाई दिस इज यूनिक, क्योंकि इस क्वेश्चन में रिकरेंस फॉर्मूला और डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दोनों यूज हुए, ठीक है ना। देखो 0 1 2 3 4 सभी इन चारों का प्रोबेबिलिटी बताना है और 3 नंबर का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। दिस इज अगेन यू हैव द 3 मार्क्स क्वेश्चन। नंबर बताऊं कहां पर है ये वाला, नंबर 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 कहां पर है भाई, वेयर इज नंबर, कमाल हो गया, नंबर कहां गया इसका, हाँ 27 है ये वाला, ठीक है। 27 नंबर पे है, 3 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 सभी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं और बी और सी तो अपना अलग से है ही है। तो इसके अंदर वी विल यूज द रिकरेंस फॉर्मूला। रिकरेंस फॉर्मूला आपको मालूम है ना, P ब्रैकेट ऑफ R प्लस 1। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मीन को डिवाइड कर दो रिक्वायर्ड नंबर से और मल्टीप्लाई कर दो प्रीवियस प्रोबेबिलिटी R से। ये वाला रिकरेंस फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो रैंडम वेरिएबल कैपिटल X फॉलो बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर को मीन कहते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको पता चला मीन वैल्यू क्वेश्चन कहता है 4 है, ठीक है, मीन वैल्यू 4 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, जब ये सब हो सकता है तो वी विल स्टार्ट ए, ठीक है, ए को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले 0 प्रोबेबिलिटी। तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर दो, इसको नीचे कर दो, यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर दो, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू पे r का फॉर्मूला e की पावर माइनस m, m की पावर r के डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल ऑफ r, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इसको a पार्ट स्टार्ट करो, ठीक है। अभी a पार्ट में सबसे पहले फाइंड करो 0 प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू पे 0। 0 प्रोबेबिलिटी बच्चे बच्चे को मालूम है, छोटा छोटा बच्चा जानता है e पावर माइनस m होता है, कितना होता है जी, e पावर माइनस m होता है। तो e पावर माइनस m का मतलब है e माइनस 4 होता है और e माइनस 4 ये आपको दिया हुआ है 0.01, ठीक है, 0.0183, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद में आगे का प्रोबेबिलिटी हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को ना आपको अंडरस्टैंड करना है, रटना नहीं है। फॉर्मूला कहता है कि आगे वाला प्रोबेबिलिटी r प्लस 1, आगे वाला प्रोबेबिलिटी जो बनेगा मीन के डिनोमिनेटर में रिक्वायर्ड नंबर से एक कम प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी 3 चाहिए तो प्रोबेबिलिटी 3 बनेगी, जो मीन है वो डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी 3 चाहिए तो रिक्वायर्ड नंबर 3 और मल्टीप्लाई कर दो 3 से एक कम वाली प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी 2। अगर आपको प्रोबेबिलिटी 8 चाहिए तो मीन नंबर को डिवाइड कर दो रिक्वायर्ड नंबर 8, मल्टीप्लाई कर दो एक कम प्रोबेबिलिटी यानी कि 7 से। अगर आपको प्रोबेबिलिटी 5 चाहिए तो मीन वैल्यू को डिवाइड कर दो रिक्वायर्ड नंबर 5 से, मल्टीप्लाई कर दो एक कम प्रोबेबिलिटी यानी कि 4 से। तो ये कंसेप्ट हमें इसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर को डिवाइड कर देंगे, मतलब मीन और रिक्वायर्ड नंबर डिवाइड और प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, ठीक है। अभी 1 का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 1 का प्रोबेबिलिटी होगा जो मीन वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में जो रिक्वायर्ड वैल्यू है 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से एक नंबर कम यानी कि 0 प्रोबेबिलिटी, सिंपल एकदम। तो मीन बाय 1 करोगे मीन ही रहेगा, मीन के साथ में प्रोबेबिलिटी 0 चाहिए आपको। तो व्हाट इज द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू 4 है, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 0.0183 से, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो हाउ मच 4 3 जा 4 3 जा 12 कैरी 1, 18 4 जा 72, 72 और 1 अपना 73, ठीक है भी कितना 73, 73 के साथ में 0 सेम, पॉइंट सेम, 0 सेम, तो 0.0732, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ो। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू पे 2, भाई 2 का प्रोबेबिलिटी सबसे पहले मीन को डिवाइड कर देंगे रिक्वायर्ड नंबर से, मल्टीप्लाई कर देंगे एक कम प्रोबेबिलिटी 1 से। तो मीन वैल्यू 4 है, 2 से डिवाइड करना है और 1 प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करी यहाँ पर 0.073 और 2, ठीक है भाई, 0.073 और 2। मैं उम्मीद करता हूँ सारी कहानियां आपको जानदार शानदार बढ़िया तरीके से समझ आ रही है ना भाई, आ रही है ना। तो इनको आप डिवाइड करो, कितना आएगा 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0.073 और 2,
तो 7 2 जा 14 होता है 0.14 और 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। तो ये आपके पास में 2 प्रोबेबिलिटी आ गई। फटाफट 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 होता जाएगा। तीसरी प्रोबेबिलिटी पे आ जाओ। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू पे 3। तो व्हाट इज द 3 प्रोबेबिलिटी भाई? व्हाट इज द 3 प्रोबेबिलिटी? मीन को डिवाइड करेंगे 3 से, मीन को डिवाइड करेंगे 3 से, मल्टीप्लाई कर देंगे एक कम प्रोबेबिलिटी। तो 3 से कम करेंगे तो 2 प्रोबेबिलिटी। मीन वैल्यू 4 है, 3 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई। ये वाला प्रोबेबिलिटी है 0 पॉइंट में 1 4 6 और 4। 3 पे इसको कैंसिल कर दो। 0 पॉइंट में 0 4, 3 4 जा 12 है, ठीक है भाई। 3 4 जा 12 है, फिर 26 है। 26 का मतलब है 8 पे आ जाएगा यहाँ पे। 8 जा 24, 26 में 24 माइनस करेंगे, फिर से 2 है तो 24 दोबारा, तो फिर से 8 पे आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 488 को, ठीक है भाई। 488 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1952 हो जाएगा। 0 पॉइंट में 195 और 2। इसके बाद में लास्ट प्रोबेबिलिटी देख लो भाई, फटाफट फटाफट काम हो रहा है एकदम स्पीड से। लास्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू पे 4। 4 का आंसर है, मीन को डिवाइड कर दो रिक्वायर्ड नंबर से। रिक्वायर्ड नंबर 4 है, मल्टीप्लाई कर दो पहले वाला प्रोबेबिलिटी। तो 4 से पहले नंबर 3 आएगा, 3 प्रोबेबिलिटी। 4 बाय 4 1 होता है, 1 को लिखने की नीड नहीं है, यहाँ पे सिंपल 3 आ जाएगा। तो 3 का मतलब है वही वाला आंसर है, 0 पॉइंट में 195 और 2। ठीक है भाई, फटाफट 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 स्पीड से हमने इसका ए पार्ट उड़ा दिया। ठीक है, ए पार्ट उड़ाने के बाद में आ गया हो अब बी और सी नंबर पे। ठीक है भाई, बी और सी नंबर पे। तो व्हाट इज बी नंबर सेइंग? बी नंबर कहता है लेस देन 4। ठीक है भाई, लेस देन 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स लेस देन 4, ठीक है, 4 से छोटा। तो भाई 4 से छोटे का मतलब है, एक तो इसके अंदर आपको जीरो लेना है, ठीक है। अभी 4 से छोटा एक तो जीरो आएगा, जीरो से छोटा फिर एक आपके पास 1 आएगा, 1 से छोटा आपके पास में 2 आएगा, 2 से छोटा आपके पास में 3 आएगा, ठीक है ना। 4 से छोटे में 4 वैल्यू आएगी, सिंपल है। 4 से छोटा स्मॉलर देन 4 3 2 1 2 0, वो लिख दिया यहाँ पे हमने। नाउ राइट डाउन द जीरो का प्रोबेबिलिटी। तो जीरो का प्रोबेबिलिटी है 0 पॉइंट में 0 1 8 और 3। फिर 1 का प्रोबेबिलिटी, तो 0 पॉइंट में 0 7 3 और 2। फिर 2 प्रोबेबिलिटी, तो 0 पॉइंट में 1 4 6 और 4। फिर 3 प्रोबेबिलिटी, 0 पॉइंट में 1 9 5 और 2। इन्हें भाई आप एडिंग कर लो, ठीक है। इन चारों की चारों वैल्यूज को आप एडिंग कर लो। तो जब आप एडिंग करोगे तो 4 पॉइंट में, ठीक है भाई, कितना बन जाएगा ये? एडिंग कर लें इसको, आइए कर देते हैं एक बार फटाफट से। ठीक है, इसको एडिंग कर देते हैं भाई। 0 पॉइंट में 0 1 8 3 में एडिंग करना है, 0 पॉइंट में 0 7 3 2 फिर से एडिंग करना है, 0 पॉइंट में 1 4 6 4 फिर से एडिंग करना है, 0 पॉइंट में 1 9 5 2। ठीक है, तो 0.4331। ठीक है भाई, 433 और 1 ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, दिस इज द आंसर, वेरी वेरी सिंपल आंसर। ठीक है भाई, अगर आप ये वाला आंसर अपनी बुक में देखोगे तो वहां पे गलत लिखा हुआ है, तो मेक द करेक्शन, आप करेक्शन कर लो अपनी बुक में। इसका आंसर 4331 होगा। ठीक है, नाउ कम टू लास्ट नंबर। ठीक है, लास्ट नंबर यानी कि सी नंबर पे। तो सी नंबर कहता है प्रोबेबिलिटी बताइए एक्स का वैल्यू या तो 3 हो या 3 से कम हो। ठीक है ना, एटलीस्ट, नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी, नॉट स्मॉलर देन, या तो x का वैल्यू 3 हो या 3 से ग्रेटर हो। ठीक है, मिनिमम, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट? तो एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। मिनिमम से मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन। तो मिनिमम कंडीशन है यहाँ पे, समझो आप इसको भाई, वैल्यू 3 है, 3 से बड़ा 4 हो सकता है, 4 से बड़ा 5 हो सकता है, 5 से बड़ा 6 हो सकता है, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 10। कहानी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो अगर आपने हमारा प्रोबेबिलिटी का वीडियो देखा है तो मैंने आपको समझाया है उसमें कि बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं करते, बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं करते, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 में से माइनस कर देते हैं छोटा प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, 1 में से माइनस कर देते हैं स्मॉलर प्रोबेबिलिटी, कम कैलकुलेशन का प्रोबेबिलिटी। तो 3 से कम करेंगे 2 है, 2 से कम 1 है और 1 से कम 0 है। तो ये 3 प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करेंगे इसको, ये बनेगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स स्मॉलर 3। ये तीनों की तीनों वैल्यू 3 से छोटी हैं, तो 1 माइनस में ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, एक प्रोबेबिलिटी 1 आएगी,
और एक प्रोबेबिलिटी 2 आएगी। ठीक है भाई, ये हमारे पास में कुल मिलाकर के वैल्यूज आने वाली हैं। ठीक है भाई, इसको आप ऐसे करके क्लोज कर दो। ठीक है, यहाँ पे नोट करो 1 में माइनस करना है 0, तो 0 का आंसर ये वाला है। 0 पॉइंट में 0 1 8 और 3, फिर 1 का आंसर ये वाला है। 0 पॉइंट में 0 7 3 और 2, फिर अपना 2, तो 2 का आंसर ये है। 0 पॉइंट में 1 4 6 और 4, इसको भाई एडिंग करके माइनस कर दो। ठीक है भाई, एडिंग करके फटाफट तेजी से माइनस कर दो। तो 0 पॉइंट में 0 1 8 3 है, फिर इसमें एडिंग करना है 0 पॉइंट में 0 7 3 और 2 है, फिर से एडिंग करना है 0 पॉइंट में 1 4 6 4 है। ये वाला आंसर है, माइनस कर देंगे 1, यहाँ लिख दो पहले 1 में माइनस है 0 पॉइंट में 2 3 7 और 9। ठीक है, अब माइनस करने पे ये आंसर आ जाएगा, तो 0 पॉइंट में 7 6 2 और 1। ठीक है भाई, दिस इज द यूनिक लेवल क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक रिकरेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ गया फॉर फाइंडिंग द ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट में टोटल प्रोबेबिलिटी फटाफट 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 ऐसे आ गई, और फिर बी और हमने सी करा अलग से। ठीक है भाई, तो सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, थोड़ा यूनिक लेवल था, हमने आपको करवा दिया। ठीक है, थोड़ा अलग सा था तो हमने करवा दिया। ठीक, इसके बाद में आप आइए भाई, जो अलग सा क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे हिसाब से अलग का क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग है, 5 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन डी है ये। ठीक है भाई, 5 मार्क्स क्वेश्चन का मतलब है ये सेक्शन डी है। ठीक है, 32 नंबर पे है ये, आप देख सकते हैं। तो कहते हैं इन ए कॉलेज, एक कॉलेज के हॉस्टल की एकोमोडेटिंग 1000 स्टूडेंट की है। कॉलेज में 1000 स्टूडेंट रहते हैं, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो बात को, कॉलेज में 1000 स्टूडेंट रहते हैं, सिंपल सी बात है। वन ऑफ देम केम इन कैरिंग कोविड-19 वायरस, एक को भाई कोविड-19 वायरस हो गया। तो जब ऐसा हुआ, देन द होटल वॉज आइसोलेटेड, हॉस्टल को हमने आइसोलेट कर दिया। इफ द रेट एट विच द वायरस स्प्रेड इज एज्यूम्ड टू बी प्रोपोर्शनल नॉट ओनली टू नंबर n of infected student but also to the number of non infected student, infected और non infected दोनों लेने हैं। इन जिनको इन्फेक्शन हुआ है वो भी, और जिनको नहीं इन्फेक्शन नहीं हुआ है वो भी। रेट प्रोपोर्शनल, डिफरेंशियल इक्वेशन पे चला गया ये तो भाई। ठीक है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन पे चला गया, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कहता है रेट प्रोपोर्शनल। ठीक है, इफ द रेट एट विच द वायरस स्प्रेड इज एज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल तो ये वाला आएगा प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल है नॉट ओनली टू नंबर n ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट, ये प्रोपोर्शनल खाली n पर नहीं है, n के साथ में वो भी हैं जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, बट ऑल्सो टू द नंबर ऑफ नॉन इन्फेक्टेड स्टूडेंट, इन्फेक्शन वाले भी नॉन इन्फेक्शन वाले भी दोनों लेने हैं, इन्फेक्शन वाले भी नॉन इन्फेक्शन वाले भी दोनों लेने हैं। तो आप मुझे बताओ, अगर हॉस्टल में 1000 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 1000 स्टूडेंट में से n को इन्फेक्शन हो गया, 1000 में से n को इन्फेक्शन हो गया, तो बताओ कितनों को नहीं हुआ। तो आप कहेंगे सर 1000 माइनस n को नहीं हुआ। भाई सिंपल सी बात है ना, 1000 टोटल है, टोटल 1000 में से n को इन्फेक्शन हो गया, तो कितनों को नहीं हुआ, माइनस कर देंगे 1000 माइनस n। तो ये रेट प्रोपोर्शनल है n इंटू में 1000 माइनस n के। ठीक है अभी 1000 माइनस n के, ये यहाँ पे रेट प्रोपोर्शनल की इक्वेशन चलेगी। ठीक है, अब इसके यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको आप और ध्यान से समझना। ठीक है, क्या कहते हैं, इफ द रेट एट विच द वायरस स्प्रेड, भाई वायरस स्प्रेड हो रहा है, वायरस स्प्रेड 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 बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं। भाई इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्टेड स्टूडेंट का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, तो इन्फेक्टेड स्टूडेंट की इंक्रीजिंग का रेट, जो कि इन्होंने बोला हुआ है n लेना है आपको, तो इन्फेक्टेड स्टूडेंट जो कि कैपिटल n से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो dn, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, सिर्फ इन्फेक्टेड स्टूडेंट के नहीं बट ऑल्सो नॉन इन्फेक्टेड के। तो ये आपके सामने इक्वेशन आ गई जानदार शानदार। ठीक है भाई, इस इक्वेशन का वी विल यूज टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, इस इक्वेशन का हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जहां पर जो कैपिटल n है वो हमारा वेरिएबल की तरह काम करेगा। ठीक है भाई, एक बार हम क्वेश्चन को आगे पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आगे इसको सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं इफ द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है आपको, आफ्टर
इज 50 आफ्टर 4 डेज। ठीक है, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट इज 50 आफ्टर 4 डेज। जब टाइम का वैल्यू 4 है तो n का वैल्यू 50 है। तो आपको ये प्रूफ करना है, शो डैट मोर देन 95%, यानी कि आंसर आना चाहिए 95% हमारा आंसर आना चाहिए। 95% ऑफ स्टूडेंट विल बी इन्फेक्टेड आफ्टर 10 डेज, यानी कि जब हम टाइम का वैल्यू 10 सब्सिट्यूट करेंगे तो परसेंटेज इन्फेक्टेड स्टूडेंट का परसेंटेज कितना आना चाहिए, 95% से ज्यादा आना चाहिए। तो आंसर आपको दिया हुआ है कि आंसर 95% ज्यादा लेके आना है। तो कैसे लेके आना है अब आप वो देखें। ठीक है भाई, कैसे लेके आएंगे वो आप देखें। तो सबसे पहले तो हमें ये प्रोपोर्शनल यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, वी नीड टू रिमूव द प्रोपोर्शनल। तो जब प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट के आ जाता है, तो लिखेंगे डी एन अपॉन में डी टी, डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू में ये प्रोपोर्शनल हमने हटाया, यहाँ पे के आ गया। तो के मल्टीप्लीकेशन में n है और n के साथ में 1000 माइनस में n है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं ये। n और 100, ये 1000 माइनस n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dn के डिनोमिनेटर में एक तो n है और n के साथ में 1000 माइनस में n है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों की दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई। मल्टीप्लाई होने के साथ में इक्वल टू पे रह जाएगा k मल्टीप्लाई में dt। ठीक है भी, k मल्टीप्लाई में dt। तो भाई इसका भी इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। जो इसका लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन है, ठीक है, वो तो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जाएगा तो वो कैसे बनेगा वो आप देखें उसको। ठीक है, अभी इसको मान लो यहाँ पे इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 के बाद आप इसको आगे नोट करें कंसीडर। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करनी है तो यहाँ लिखेंगे कंसीडर। और कंसीडर क्या, तो 1 के डिनोमिनेटर में n और n के साथ में 1000 माइनस n की वैल्यू जो है वो a के डिनोमिनेटर में पहला फैक्टर जो कि n है और b के डिनोमिनेटर में दूसरा फैक्टर जो कि 1000 माइनस n है। ठीक है भाई, a के डिनोमिनेटर में पहला फैक्टर और b के डिनोमिनेटर में दूसरा फैक्टर। सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल सिंपल हमारी बातें हैं। अब इसके बाद में आप इसको आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व करना है, एलसीएम लेके सोल्व करना। तो ए का आंसर आपके पास 1/1000 आ जाएगा और साथ में बी का वैल्यू आपके पास -1/1000 हो जाएगा। ठीक है भाई, हमने आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना सिखाया हुआ है, कंप्लीट वन शॉट जाके आप देख सकते हैं। ए और बी को सोल्व करोगे तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो इन वैल्यू को वापस यहाँ पे नोट करो। 1 के डिनोमिनेटर में n है और साथ में 1000 माइनस n है, इसकी वैल्यू है 1/1000। ठीक है, a का वैल्यू है 1/1000 के डिनोमिनेटर पे n और फिर b का वैल्यू है -1/1000 के डिनोमिनेटर पे n माइनस में 1000। ठीक है भाई, इस तरीके से हमने वैल्यू नोट करी। तो ये जो अब आपके पास में आंसर आया है, ठीक है, ये वाला जो आंसर आया है इस वाले आंसर को हम यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी वो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इंटीग्रेशन करना है, ये वाला पूरा कंप्लीट वैल्यू इन दो टर्म से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1/1000 है, 1/1000 के डिनोमिनेटर पे n है, माइनस में 1/1000 के डिनोमिनेटर में n माइनस में 1000 है। ठीक है भी, n माइनस में 1000 है। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है dn के रिस्पेक्ट में और ये इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ k इनटू में dt के। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया, वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करा, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है तो 1/1000 सेम रहेगा, इसके साथ में 1/n है यानी कि log n है ये। ठीक है भाई, तो log n माइनस में यहाँ पे 1/1000 और 1/n माइनस 1000 है तो ये भी लोगैरिथम अंडर मोड n माइनस में 1000 है, मोड क्लोज। ठीक है भाई, n और n माइनस में 1000, 1/1000 और इक्वल टू में k वैल्यू सेम रहेगा। t का इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट है तो साथ में t आ जाएगा और साथ में यहाँ पे c लिख देंगे। ठीक है भाई, kt प्लस में c, यहाँ से 1000 कॉमन कर लेंगे। ठीक है भाई, 1000 हमने कॉमन करा, विद इन ब्रैकेट log n है, log n के सब्ट्रैक्शन में दोबारा से log अंडर मोड n माइनस में 1000 है, मोड क्लोज करा, ब्रैकेट क्लोज करा, इक्वल टू पे kt प्लस में c है। ठीक है जी, इक्वल टू में kt प्लस में c है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ पर लोगरिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे।
ठीक है, रुको रुको रुको, n-1000 मैं क्यों लिखता जा रहा हूँ, n-1000 थोड़ी आएगा यार, वेट अ सेकंड भाई, वेट अ सेकंड, हम बच गए, अभी बात गड़बड़ हो जाती। 1000 माइनस एन है ना, यहाँ पे 1000 माइनस एन है, यहाँ से मिस्टेक हो गई ना, ये 1000 माइनस एन है इधर तो, ठीक है, इन्हें चेंज करो प्लीज, यहाँ पे 1000 माइनस एन आएगा ना, वरना तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, वरना तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे 1000 माइनस में एन है ये, ठीक है, यहाँ पर भी आप चेंज करें, इधर भी ये 1000 माइनस एन है, ठीक है, आप भी सोच रहे होंगे कि वैल्यू चेंज कैसे हो गई, सो इट इज 1000 माइनस एन, ठीक है, यहाँ पर भी 1000 माइनस में एन आएगा, और यहाँ पर भी सेम 1000 माइनस में एन आएगा, ठीक है, अभी 1000 माइनस एन, 1000 माइनस एन। तो मैं आपको अब ये कह रहा था, यहाँ पे हमें लोगैरिथम का माइनस प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो अगले पेज पे आप इसको नोट करेंगे, 1/1000 सेम रहेगा, लोगैरिथम प्रॉपर्टी इसको डिवाइड कर देगा, तो लोगैरिथम अंडर मोड n के डिनोमिनेटर में 1000 माइनस एन, ठीक है भी, इस तरीके से आ गया, और इक्वल टू में kt प्लस में c आ गया, ठीक है भाई, इक्वल टू में kt प्लस में c आ गया, तो अब इस इक्वेशन में हमें ये जो यहाँ पे आपको वैल्यू दे रखी है, इन्हें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें सबसे पहले, जब टाइम का वैल्यू 0 था, ठीक है भी, जब टाइम का वैल्यू 0 था, यानी कि जब इन्फेक्शन स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब इन्फेक्शन स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था, तो कितने स्टूडेंट्स को इन्फेक्शन हुआ था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन कहता है एक स्टूडेंट को हुआ था, ठीक है, सबसे पहले एक ही स्टूडेंट को इन्फेक्शन हुआ था, तो जब टी वैल्यू 0 था, जब टाइम वैल्यू 0 था, तो उस टाइम वैल्यू 0 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट का वैल्यू 1 था, ठीक है भी, टाइम वैल्यू 0 पे नंबर ऑफ स्टूडेंट का वैल्यू 1 था, तो यहाँ पे 1/1000 आएगा, 1/1000 के मल्टीप्लाई में लोगैरिथम आ गया, साथ में 1 के डिनोमिनेटर में 1000 माइनस 1 आ गया, और इक्वल टू पे k इंटू में टाइम वैल्यू 0 है, एडिंग में c हो गया, भाई k इंटू 0 करोगे तो 0 है, एडिंग में c है, 0 और c को ऐड करोगे तो यहाँ पे वैल्यू c है, और यहाँ पे है 1/1000, 1/1000 के साथ में लोगैरिथम अंडर मोड 1 के डिनोमिनेटर में 999, ठीक है भी, ये आपके पास में वैल्यू ऑफ c आ गया, ठीक है भी, टाइम वैल्यू 0 पे n वैल्यू 1 है, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब आगे आइए, ठीक है, दोबारा आगे रीड करिए ये वाला लाइन, जब टाइम वैल्यू 4 हो गया तो n वैल्यू 50 हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट इज 50 जब टाइम वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे नोट करें इसको, ठीक है, जब टाइम वैल्यू 4 हुआ तो पता चला जो n का आंसर है, ठीक है भाई, जो n का आंसर है वो सिंपल सिंपल कितना है, 5050 है, ठीक है भाई, 4 दिन बाद में नंबर ऑफ इन्फेक्टेड स्टूडेंट 5050 है, तो वापस यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1/1000 सेम रहेगा, ठीक है, 1/1000 सेम रहेगा, साथ में लोगैरिथम है, अंडर मोड पे n वैल्यू 5050 है, डिनोमिनेटर पे 1000 है, माइनस में 5050 है, मोड क्लोज इक्वल टू पे k सेम रहेगा, k वैल्यू 4 है, और साथ में c वैल्यू आपने ये वैल्यू फाइंड करी है, तो 1/1000 है, ठीक है, 1/1000 है, साथ में लोगैरिथम है, लोगैरिथम के साथ में 1/में 999 है, ठीक है भाई, और इसको हमने क्लोज कर दिया, तो ये एक भाई शानदार सी इक्वेशन आ रही है, ठीक है, बिल्कुल पजल नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है भाई, इस तरीके से हो गया, 50 और 1000 - 50 को सॉल्व कर दो अगले वाले स्टेप में, ठीक है भाई, अगले वाले स्टेप में आप इसको सॉल्व कर दो, कैसे सॉल्व होगा, तो आपको तो मालूम है 50 और उनको माइनस करना है बस, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होकर यहाँ पे आ जाएगा 950, ठीक है, 950 में 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो 5 1 जा 5 है और 5 19 है, तो 1/19 आया इधर, ठीक है भाई, कितना आया है ये 1/19, तो log ऑफ 1/19, फिर यहाँ पे इसको क्लोज करा, और ये इस तरीके से आगे वैल्यू सेम है, ठीक है भाई, इस तरीके से वैल्यू बन गई, अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे प्लस यहाँ पर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है, ये वाला प्लस वाला, अरे इधर आ जा, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, बाकी वहाँ पे 4k को सेम रहने दो, तो यहाँ पे लिखो इसको इधर, ठीक है, पहले तो यही आएगा, यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में 1000 है, ठीक है, 1/1000 है, इसके साथ में लोगैरिथम अंडर मोड 1/19 है, फिर माइनस कर देंगे, ये वाली वैल्यू 1/1000 है, ठीक है, 1/1000 है, इसके साथ में लोगैरिथम अंडर मोड 1/में 999 है, मोड क्लोज करा इक्वल टू, यहाँ पे सिंपल 4 × k रह गया, ठीक है, अभी कितना रह गया, 4 × k रह गया, ठीक है, ये आंसर आ रहा है
1000 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। अगले वाले स्टेप पे नोट करेंगे इधर, ठीक है भाई। यहाँ पे हम नोट करेंगे 1000 कॉमन आता है, तो 1/1000 कॉमन आ गया, ठीक है। log 1/19 रिमेनिंग रह गया ब्रैकेट में, तो log ऑफ 1/19 है और माइनस में log ऑफ 1/999 है, ठीक है। इसे हमने क्लोज करा, इक्वल टू में 4 × k है, ठीक है भाई। अब आपको वहां पे k का वैल्यू चाहिए, k का वैल्यू फाइंड करने के लिए 4 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई है, वहां से यहाँ इधर आ जाएगा, तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे भाई k का आंसर जो है 1 के डिनोमिनेटर में 1000 है, 1000 के साथ में 4 है, तो 1000 × 4 आपको मालूम है 4000 होता है ना। तो इसको 4000 कर देते हैं, 1/4000 है और ब्रैकेट पे ये सेम रहेगा, ठीक है। log ऑफ 1/19 है और माइनस में log ऑफ 1/999 है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। या आपके पास में k का वैल्यू आ गया, ठीक है भाई। या आपके पास में k वैल्यू आ गया। तो इस इक्वेशन में एक k और c चाहिए, c ये है, k ये है, वैल्यू चाहिए आपको, k और c वैल्यू चाहिए, k और c वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में फाइनल स्टेप पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है जब t का वैल्यू 10 हो जाएगा, ठीक है, जब वैल्यू ऑफ t इज 10, तो प्रूफ करो इन्फेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो 95 है, 95 से ज्यादा है, ठीक है। तो आइए करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग करना है, टाइम वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है भाई। टाइम वैल्यू इक्वल टू में 10, जब t का वैल्यू 10 है, और यहाँ पे आप लिख दो n वैल्यू पता करेंगे, तो n के आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। n वैल्यू 10 है और n वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है भाई। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये सेम रहेगा अभी भी, 1 के डिनोमिनेटर 1000 है, साथ में लोगैरिथम है, ठीक है। लोगैरिथम के अंडर मोड में n आपको पता करना है, तो n के डिनोमिनेटर पे 1000 माइनस n है, ठीक है। इसे क्लोज करा, इक्वल टू, ठीक है अभी k का वैल्यू ये वाला है, तो 1/4000 है, ठीक है अभी 1/4000 है। इसके ब्रैकेट पे लोगैरिथम ऑफ 1/19 है और माइनस में लोगैरिथम ऑफ 1/999 है, ठीक है अभी ये k का वैल्यू है। अब साथ में जो t है वो हमने सब्स्टिट्यूट करना है 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है अभी k वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और इसमें एडिंग करेंगे c वैल्यू, तो जो c वैल्यू है वो ये वाला आंसर है, तो 1/1000 है, 1000 के साथ में लोगैरिथम है, लोगैरिथम के साथ में ये 1/999 है, ठीक है। इसको क्लोज कर देंगे, तो ये पूरी एक सिंपल सी इक्वेशन आई है। इसमें आपको पता करना है अब n क्या है, ठीक है भाई। वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो आप एक काम करें, इन दोनों में से 1000 कॉमन कर लें पहले, ठीक है भाई। 1000 वैल्यू हमने यहाँ से कॉमन करी, 1000 कॉमन करने पे ब्रैकेट में एक तो 1/4 आएगा और यहाँ से 10 आएगा, ठीक है। ये वाला 10 और यहाँ से 4, तो 10/4 आ गया। 10/4 के साथ में लोगैरिथम अंडर मोड, यहाँ मोड तो मैंने लगाया नहीं हुआ है, लोगैरिथम 1/19 है और माइनस में लोगैरिथम 1/999 है, ठीक है। इसे क्लोज कर दो, ठीक है। एक तो ये वाली वैल्यू है, यहाँ क्लोज क्या करो, क्लोज बाद में करना, आगे वाली टर्म लिख दो, ठीक है। उसमें एडिंग करना है आपको, ये 1000 तो पूरा बाहर कॉमन ही आ गया, ठीक है ना। अभी 1000 वाला वैल्यू जो है वो कंप्लीट बाहर कॉमन है, तो रिमेनिंग रह जाएगा log ऑफ 1/999, ठीक है। अभी क्या रिमेनिंग रह जाएगा, log ऑफ 1/999, इस तरीके से करके। और यहाँ पे आप इसको सेम नोट कर दो, ठीक है। ये वाला यहाँ पे सेम रहेगा, इसको कॉपी करो, यहाँ पे ये बिल्कुल सेम आएगा इधर, ठीक है। अब अगर ये ऐसा आता है तो यहाँ पे आप देखो वैल्यू कट हो रही है, ये 1000 से 1000 कंप्लीट कट हो गया, ठीक है अभी 1000 कट हो गया, यहाँ पे ये भी कट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो अब जो रिमेनिंग रहेगा उसको मैं अगले पेज पे शानदार तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। 2 मिनट का समय दो मुझे आप। देखो भाई सब मैंने अगले पेज पे इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ये लोगैरिथम बचा हुआ है, उसके बाद में 5/2 के ब्रैकेट में वो वैल्यू है, तो 5/2 के ब्रैकेट में वैल्यू है, और जो आगे वाला वो प्लस प्लस में है उसको हमने सिंपल यहाँ पे प्लस करके लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें n वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है भाई, बिल्कुल डरना नहीं है, आसान है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें हैं। इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दो आप, ठीक है, यहाँ पे ले आओ इसको, तो ये बनेगा लोगैरिथम है, लोगैरिथम के अंडर मोड में n है, n के डिनोमिनेटर में 1000 माइनस n है, ठीक है। अभी 1000 माइनस n है, इसको क्लोज करो, ये वाला यहाँ पे लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा log ऑफ, ठीक है, log ऑफ 1/999, ठीक है। अभी इस तरीके से आ गया, और इक्वल टू में 5/2 को आप सेम रहने दो, ठीक है, 5/2 को सेम रहने दो, मल्टीप्लाई
यहाँ पे इसको भी सेम ही लिख दो अभी तो, लोगैरिथम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ऐसे आएगा, ये ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे करके इधर है, ठीक है, log ऑफ 1/19 माइनस में log ऑफ 1 में 999, ठीक है भी, इस तरीके से ऐसे आ गया। ठीक है, अभी दोनों में अब मैं सेम प्रॉपर्टी यूज करूंगा, कौन से वाली, माइनस वाली, कि log ऑफ m में माइनस कर दिया जाए log n, तो आंसर होता है log ऑफ m अपॉन n। ठीक है भी, ये वाला आपको प्रॉपर्टी यूज करना है। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी विल बिकम डिवाइड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल लोगैरिथम है, लोगैरिथम के ब्रैकेट में डिवाइड करना है इसको, तो पहले आएगा n के डिनोमिनेटर में 1000 माइनस n, और यहाँ पे आ जाएगा 1 के डिनोमिनेटर में 999। ठीक है, अभी डिवाइड करना है, डिवाइड लगा दिया हमने ऐसे करके, इक्वल टू में 5/2 है, 5/2 के साथ में लोगैरिथम है। अब यहाँ पे ये 1/19 आएगा, 1/19 के डिनोमिनेटर पे 1 में 999 आएगा। ठीक है, इसको हमने ऐसे क्लोज कर दिया। सेम प्रॉपर्टी हमने डिवाइड करी है, अब डिवाइड करी है तो 999 ऊपर n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लोगैरिथम अंडर मोड 999n हो गया। ये 999n के डिनोमिनेटर में 1000 माइनस n है, ठीक है, मोड क्लोज इक्वल टू पे, ये सिंपल 5/2 है, 5/2 के साथ में लोगैरिथम है, ये 999 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 999 के डिनोमिनेटर में 19 है, मोड क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो ये 5/2 है, यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, m इंटू में log n होता है, तो ये log ऑफ n की पावर m, ये जो पावर आगे है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो log n की पावर m। तो अगले वाले स्टेप में बिल्कुल सब कहानी सेम टू सेम रहेगी, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, बस ये 5/2 यहाँ से हटके लोगैरिथम की पावर पे चला जाएगा। ठीक है भाई, इस लोगैरिथम की पावर पे आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हटाओ यहाँ से, सिंपल इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे हम। अब इस वाले पावर के ब्रैकेट पे लिख दो यहाँ पे, ठीक है, 5/2। ठीक है भी, यहाँ पे लिख दो ऐसे करके, ये 5/2 है। ठीक है भी, 5/2 इस तरीके से करके, और यहाँ पर तो ये है ये सेम। अब इसके अगले स्टेप में आप नोटिस करो, देखो लॉग और लॉग कैंसिल हो गया, ये दोनों के दोनों लॉग आपस में कैंसिल हो गए। तो आगे आप नोट करो, अरे 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 ये क्या हो रहा है। ठीक है, आगे आप फाइनल वैल्यूज में आप नोट करो इधर, ठीक है, लॉग और लॉग हट गया, तो 999n के डिनोमिनेटर पे 1000 माइनस n। ठीक है, इसकी टोटल वैल्यू जो है ये है, ठीक है, क्या है, 999 के डिनोमिनेटर में 19 की टोटल पावर पे 5/2। ठीक है भी, अब यहां से आपको पता करना है n कितना आएगा। ठीक है भी, यहां से आपको n पता करना है, और यहां से आगे n पता करने के लिए डेफिनेटली एग्जाम में आपको ये वाला वैल्यू गिवन रहेगा, इस वैल्यू को बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है भी, वैल्यू के बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कैलकुलेटर से देख करके वैल्यू नोट कर देता हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, तो ये आंसर बनकर आता है आपके पास में 20047। ठीक है, अभी कितना बन के आता है, 20047। ओके, दिस आंसर इज 20047। देख सकते हैं यहाँ पे आप 2007 के बाद 09 है, तो जिसको मैंने हटा दिया, सिर्फ 20047। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट करो भाई, 999 रहेगा, 999n के डिनोमिनेटर पे 1000 माइनस n है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 999n तो है ही है, 999n के इक्वल टू में 20047 के साथ में 1000 है, और माइनस में n है। फिर दोबारा यहाँ पे 999n के इक्वल टू पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20047 000 हो जाएगा, फिर साथ में 20047 के साथ में n आ जाएगा, ये वाला n यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो 999n है, 999n में एडिंग करेंगे 20047n के इक्वल टू पे, ये वाला वैल्यू है 20047 000। ठीक है भाई, इनको आपको एडिंग करना है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, तो 999 में एडिंग करना है 20047। ठीक है भाई, तो ये आंसर आता है 21046। 21046 इंटू में n की वैल्यू जो है वो 20047 000 है,
तो यानी कि n कितना आएगा भी, n आएगा 2004700 के डिनोमिनेटर में 21046। ठीक है भाई, डिवाइड कर देना है 2004700। ठीक है भाई, ये वाला आंसर आपका बनता है 952.5। ठीक है भाई, कितना आंसर आता है 952.5। ठीक है, ये आंसर आता है 952.5। ठीक है भाई, या एक और ले लें, इसमें डिजिट 3 ले लेते हैं। ठीक है, 952 पॉइंट में 53 ये आपका डिवीजन आता है। ठीक है भाई, दिस इज द डिवीजन वैल्यू। तो क्वेश्चन कहता है ये जो आंसर आपने निकाला है इसका परसेंटेज टर्म क्या है वो बताओ। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको परसेंटेज टर्म बतानी है, तो परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट कर लो, नए पेज पे ले जाओ। ठीक है, आपने फाइंड करा है n का वैल्यू जो है 952 पॉइंट में। ठीक है, 952 पॉइंट में 53 है। ठीक है, ये आपने n वैल्यू फाइंड करी है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, तो परसेंटेज ऑफ n। ठीक है भी, परसेंटेज ऑफ n, तो n कितना है वो, डिवाइड में टोटल कितना है वो, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो n है 952 पॉइंट में 53, टोटल क्वेश्चन कहता है 1000 है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो 1 2 कैंसिल, आंसर बनेगा 952 पॉइंट में 53 डिवाइडेड बाय 10। डेसिमल रिमूव करेंगे, 2 जीरो और आएगी, 3 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो 95 के बाद ये पॉइंट आ गया, तो 95 पॉइंट में 253। ठीक है भाई, 95 पॉइंट में 2.253 परसेंटेज आपका आंसर बना है। तो क्या 95.253 परसेंटेज 95% से बड़ा है? देखो यहाँ पे प्रूफ करना है ना, प्रूफ डेट मोर देन 95%, तो डेफिनेटली 95% से ग्रेटर ही है 95.25। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है भाई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, हैंस प्रूव्ड, या फिर प्रूफ ना लिख करके आप ऐसे लिख दें हैंस। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दें हैंस फ्रॉम अबव परसेंटेज। ठीक है, हैंस फ्रॉम अबव परसेंटेज, जो ऊपर वाली परसेंटेज है, हैंस फ्रॉम अबव परसेंटेज। ठीक है, ये जो ऊपर वाला परसेंटेज है 95.25 परसेंटेज, हैंस फ्रॉम अबव परसेंटेज मोर देन 95%। ठीक है भाई, मोर देन 95%, जैसे क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही लिख दो आप। ठीक है, मोर देन 95% स्टूडेंट विल बी इन्फेक्टेड। ठीक है, जैसे लिखा है वैसे लिख दो बस, मोर देन 95% स्टूडेंट। ठीक है भाई, मोर देन 95% स्टूडेंट विल बी इन्फेक्टेड। ठीक है भाई, मोर देन 95% स्टूडेंट जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे, कितने समय बाद, आफ्टर 10 डेज। ठीक है भाई, कितने समय बाद, आफ्टर 10 डेज। ठीक है भाई, तो ये इस सैंपल पेपर का सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो हमने आपको सॉल्व करवाया। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं सबसे अधिक खतरनाक क्वेश्चन है। तो भाई इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 बार करना मिनिमम, 2 नहीं मैं कहूंगा मिनिमम 3 बार करके देखो। ठीक है भाई, मिनिमम 3 बार आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है, 4 स्लाइड भर गई इसके लिए, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली, तो टोटल 4 स्लाइड्स में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, आप क्या कहते हो आप, तो आगे बढ़ जाएं, तो ये देखो अब। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो यूनिक क्वेश्चन, 5 नंबर का ही है, तो सेक्शन डी का ही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का है, चॉइस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीड करते हैं, देखो क्या कहता है ये। इन 10 इंडिपेंडेंट थ्रो ऑफ अ डिफेक्टिव डाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है जी, डिफेक्टिव डाई है। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, डिफेक्टिव डाई। ठीक है, डिफेक्टिव यानी कि खराब डाई है। ठीक है, खराब डाई है, और हमने उस खराब डाई को 10 बार थ्रो करा। ठीक है, अभी 10 टाइम हमने डिफेक्टिव डाई को थ्रो करा, ये आप यहाँ पे समझ जाओ। तो कहते हैं द प्रोबेबिलिटी डेट एन इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन का फोकस है इवन नंबर पे। अगर ये सिंपल डाइस होता तो इवन नंबर 2 4 6 होते हैं तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाता, लेकिन डिफेक्टिव डाई है तो वी डोंट नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें नहीं पता है, कुछ कंडीशन गिवन है। तो इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी 5 बार आना, 10 में से 5 बार इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी आना, वो ट्वाइस है।
ठीक है, 2 टाइम है, ट्वाइस है, किसके? द प्रोबेबिलिटी डेट एन इवन नंबर, दोबारा से इवन नंबर की बात हो रही है, तो ये तो पक्का है कि इसके अंदर सक्सेस इवेंट इवन नंबर है, तो इवन नंबर ही वापस आ रहा है, और इवन नंबर इस बार 10 में से 4 बार अपीयर होना चाहिए। इवन नंबर 10 में से 5 बार आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी इवन नंबर 4 बार आएगा, 10 में से 4 टाइम आएगा, इसके 2 टाइम के इक्वल है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर, फिर से इवन नंबर की बात हो रही है, ठीक है भाई, दोबारा से इवन नंबर की बात हो रही है, तो सक्सेस इवेंट हमारा इवन नंबर है, ठीक है भाई, सक्सेस इवेंट हमारा इवन नंबर है। तो सॉल्यूशन में इतना तो हम नोट कर ही देते हैं, ठीक है भाई, सॉल्यूशन में नोट कर देते हैं, n का वैल्यू 10 है, 10 हमने थ्रो करे हैं, n का वैल्यू 10 है, जो p की वैल्यू बनेगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर बनेगी, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है भाई, इवन नंबर का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो p होगा, और साथ में q रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर ना हो, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑड नंबर नहीं लिख रहा, आप भी इसको मत लिखना, नॉट इवन नंबर कर दो, बिकॉज ये डिफेक्टिव डाई है, ठीक है ना, खराब डाई है, खराब पासा है, तो नॉट इवन नंबर, तो n है, p है, q है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो क्वेश्चन ने कंडीशन दे रखी है वो हम यूज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर अपीयर 5 टाइम, यानी कि जब x का वैल्यू 5 रहा होगा, ठीक है, 10 में से जब x का वैल्यू 5 रहा होगा, तो ये इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इवन नंबर अपीयर 4 टाइम, तो x का वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है ना, 10 में से 4 वैल्यू का 2 टाइम करेंगे तो वो 5 टाइम प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, और आपको फॉर्मूला तो मालूम है, फॉर्मूला है हमारा एन सी आर पी पावर आर और क्यू पावर एन माइनस आर, तो एन वैल्यू 10 है और आर वैल्यू 5 है, 10c5 हो गया, 10c5 के साथ में p हमें पता नहीं है वो फाइंड करेंगे, लेकिन r वैल्यू 5 है, q वैल्यू हमें पता नहीं है फाइंड हो जाएगी, और 10 में से 5 को माइनस कर देंगे, ये वाला वैल्यू इक्वल है 2 टाइम्स के, ठीक है, 2 टाइम्स के, 2 टाइम किसका, तो n वैल्यू 10 है और r वैल्यू 4 है, 10c4 के साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का वैल्यू 4 है, और प्रोबेबिलिटी फेलियर बन जाएगा 10 माइनस में 4। अब इस इक्वेशन को वी विल सोल्व टू फाइंड द व्हाट इज p एंड व्हाट इज q, फिर क्वेश्चन को आगे कंप्लीट करेंगे, अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो भाई 10c5 रहेगा, p पावर 5 सेम रहेगा, q पावर 5 आ जाएगा, इक्वल टू में 2 रहेगा, मल्टीप्लाई 10c4 रहेगा, ठीक है, 10c4 फिर p पावर 4 आएगा और q पावर 6 आएगा, अब इसे हमें सॉल्व करना है, और सोल्व करना काफी आसान है, वेरी वेरी सिंपल है। यहाँ पे आप देखें ये p पावर 4 इसको कट करके यहाँ पे p कर देगा, q पावर 5 इसे कट करके यहाँ पे q कर देगा, तो रिमेनिंग बचा है 10c5 इंटू p, ठीक है भाई, रिमेनिंग कितना है 10c5 इंटू p, तो इसको थोड़ा इधर कर दो आप, ठीक है, यहाँ पे आप नोट करो व्हाट इज रिमेनिंग, तो 10c5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो p से, इक्वल है 2 इंटू में q, ठीक है, q यहाँ पे रिमेनिंग है, 2 इंटू q मल्टीप्लाई में 10c4 के, ठीक है भी 10c4 के। अब इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 10c5 का मतलब है फैक्टोरियल 10 को डिवाइड करना है फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 से, मल्टीप्लाई करना है p इक्वल टू में 2 इंटू में q है, मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 10 है, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 4 है, साथ में फैक्टोरियल 6 है। भाई न्यूमरेटर को आप ध्यान से देखो, क्या कहते हैं 10 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग है p के डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 फैक्टोरियल के साथ में 5 फैक्टोरियल इक्वल टू में 2 इंटू में q रहेगा, इक्वल टू में है 4 फैक्टोरियल और साथ में 6 फैक्टोरियल, ठीक है भाई, इस तरीके से वैल्यू है। एक काम करें 2q को यहाँ पे ट्रांसफर कर लें, तो p को डिवाइड करना है 2 इंटू q से, इक्वल रहेगा 4 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल, ठीक है भाई। अब इन्हें हमें थोड़ा ध्यान से देखना है, तो बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक ओपन कर दो, जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे फैक्टोरियल तक ओपन कर दो, 6 फैक्टोरियल को 5 तक ओपन कर दो, और 5 फैक्टोरियल को 4 तक ओपन कर दो। तो यहाँ पे आप लिखो भाई, एक तो 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी सेम लिख दो भाई, p वैल्यू है, डिनोमिनेटर में 2 इंटू q वैल्यू है। मैंने आपको बोला 6 फैक्टोरियल को 5 तक ओपन करो, तो 6 में एक वैल्यू कम करेंगे 5 आ जाएगी, यहाँ पे फैक्टोरियल अप्लाई कर दो,
5 फैक्टोरियल को 4 तक ओपन करो तो 5 में एक वैल्यू कम करोगे 4 बन जाएगी, फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है भाई, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसा करने से 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। कैंसिलिंग के बाद आपके पास में रिमेनिंग है, p को डिवाइड करना है 2 इंटू क्यू से, ये इक्वल है, एक तो 6 है और एक यहाँ से 5 है। ठीक है भी, एक वैल्यू 6 है और साथ में यहाँ पे वैल्यू 5 है। ठीक है भी, 6 और 5 हमारे पास में रिमेनिंग है। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, p का वैल्यू होता है 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस क्यू के डिनोमिनेटर में 2 इंटू क्यू है, इक्वल टू में 6 अपॉन में 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस में 5 इंटू क्यू का वैल्यू 6 इंटू में 2 यानी कि 12 इंटू क्यू है, ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 12 इंटू क्यू में एडिंग है 5 इंटू में क्यू, यहाँ पे 5 है, यानी कि 7 इंटू क्यू का आंसर जो है 5 है, और हम कह सकते हैं क्यू का वैल्यू जो है 5 अपॉन में 17 है। ठीक है, अभी कितना है, 5 अपॉन में 17 है, बट मुझे ये कुछ गड़बड़ लग रही है कहीं ना कहीं। हाँ, अरे भाई क्या करवा दिया आपने यार, हटाओ हटाओ इसको, हटाओ हटाओ हटाओ, एक बार क्या करवा रहे हो भाई आप, क्या करवा रहे हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो फिर ये वाला ऊपर शिफ्ट होगा ना भाई, हमने इसको ऊपर नीचे लिख दिया। ठीक है, ऊपर नीचे लिख दिया है, तो जैसे यहाँ पे 6/5 है, तो ये रिवर्स होकर के 5/6 बनेगा। ठीक है, अभी कितना बनेगा, 5/6 बनेगा, ये नहीं आएगा यहाँ पे, हमने उल्टा उल्टा लिख दिया, इसको थोड़ा सही करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हमारा 5/6 बनेगा। ठीक है, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल के साथ में 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल के साथ में 6 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल सेम है और हमारा 4 फैक्टोरियल सेम है। ठीक है, अभी हमने 5 फैक्टोरियल को लिखा था 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, और 6 को लिखा था 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल किया था, 5 और 5 कैंसिल किया था। ठीक है, अभी तो इक्वल टू में है 5/6। ठीक है, अभी इक्वल टू में 5/6 है, 2 1 जा 2 है, 2 3 जा 6 है, तो P अपॉन में Q का आंसर जो है अपने पास 5 अपॉन में 3 है। ठीक है भाई, P बाय Q का वैल्यू कितना है, 5/3 है, तो आप अब Q का वैल्यू पुट कर दो, P सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस P हो जाएगा, इक्वल टू में 5/3 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 3P वैल्यू जो है 5 इंटू में 1 माइनस P के इक्वल है, तो 3 इंटू पी की वैल्यू 5 माइनस में 5 इंटू पी है, 5p यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 3p तो है ही है, 5p और आ जाएगा, इक्वल टू में 5 है, यानी कि 8 इंटू पी की वैल्यू 5 है, तो कहेंगे p का वैल्यू 5/8 है। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी सक्सेस इवन नंबर डाइस पे आना कितना है, 5/8 है। इसके अपोजिट में q का वैल्यू 1 माइनस पी होता है, तो 1 माइनस 5/8 करेंगे, तो q का आंसर आएगा 3 अपॉन में 8 है। ठीक है भाई, कितना है जी, 3 अपॉन में 8 है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल हो गया भाई, p आपके पास है, q आपके पास है, n आपके पास है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी बताइए, इवन नंबर विल नॉट अपीयर एट ऑल, एक बारी भी ना आए, इवन नंबर एक बारी भी ना आए, यानी कि यहाँ पे r का वैल्यू 0 है। ठीक है भाई, इवन नंबर एक बारी भी ना आए, तो r का वैल्यू 0 लेके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगले पेज पे चलिए। ठीक है भाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू पे 0, इवन नंबर एक बारी भी नहीं आए, तो 10 तो सेम रहेगा ना, n तो सेम है, साथ में c वैल्यू 0 है, एंड p वैल्यू 0 है, और q वैल्यू 10 माइनस में 0 है, तो 10c0 1 होता है, p पावर 0 1 होता है, और q पावर 10 हो जाएगा। टोटल मिला के बनेगा q पावर 10, और q का वैल्यू आपको मालूम है ना, q का वैल्यू 3/8 है, तो आंसर बना है 3/8 पे पावर 10। ठीक है भाई, आंसर कितना है जी, 3/8 पे पावर 10 है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आ गई है। ठीक है ना, सो दिस इज द यूनिक क्वेश्चन जो हमने आपको करवा दिया प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको कुछ केस स्टडी दे रखी है। ठीक है भाई, ये आपको केस स्टडी दे रखी है, ये केस स्टडी भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, ये एक यूनिक लेवल की स्टेटमेंट है, खाली इस स्टेटमेंट की वजह से केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं ऑन हर बर्थडे राधा डिसाइडेड टू डोनेट सम मनी टू चिल्ड्रन ऑफ ऑर्फनेज। अब ये कहते हैं इफ देयर आर 8 चिल्ड्रन लेस, अगर 8 चिल्ड्रन कम हो जाते हैं, हर एक बच्चे को 10 रुपीज ज्यादा मिलेंगे, अगर वहां पर 16 चिल्ड्रन ज्यादा हो जाते हैं तो हर बच्चे को 10 रुपीज कम मिलेंगे। तो इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन को आप x मान लो,
एंड राधा ने जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करा उसको y मान लो। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, कौन कौन सी आंसर देनी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाओ, इनवर्स वैल्यू फाइंड करो और इन दोनों में से कोई एक करो। x का वैल्यू बताओ या फिर y का वैल्यू बताओ, दोनों में से कोई एक करो। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको लिया हुआ है। ठीक है, केस स्टडी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन यहाँ पे पहले आप नोट करें, ठीक है ना। इट इज गिवन लिख दो यहाँ पे, इट इज गिवन। ठीक है, आपको गिवन है, यहाँ पे आपको लेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको गिवन है, इट इज गिवन। क्या गिवन है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हमें मानना है x, और टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर टोटल अमाउंट नहीं, एक चिल्ड्रन को कितना मिला है वो y है। तो ईच ईच क्या लिखें इसको, अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट लिख देते हैं। ठीक है ना, अमाउंट रिसीव, जितना अमाउंट रिसीव हुआ है, अमाउंट रिसीव बाय ईच स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है वो हम लिखने जा रहे हैं y अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, अभी x टोटल स्टूडेंट है, इनको y, एक एक बच्चे को y हमने y इस राधा ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहता है अगर 8 चिल्ड्रन कम हो जाएं, ठीक है, 8 चिल्ड्रन कम हो जाएं तो x माइनस में 8 हो जाए। ठीक है, अगर x माइनस 8 हो जाए तो हर बच्चे को 10 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, एक एक बच्चे को 10 रुपीज ज्यादा मिलेंगे तो y प्लस में 10 मिलेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से एक y प्लस में 10 मिलेंगे। और ऐसा करने से इसके इक्वल टू में क्या आएगा, टोटल अमाउंट रिसीव। तो टोटल कितना चिल्ड्रन है, x है, और ईच स्टूडेंट को कितने मिल रहे हैं, y मिल रहे हैं, तो x इंटू वाई। ठीक है, अमाउंट फिक्स है, अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। अगर राधा ने सोचा हुआ है कि हम 100 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है, खाली अगर आपको 100 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आप ये मान लो कि अगर वहां पे, ठीक है, स्टार्टिंग में आप मान लो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू 20 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू 20 है और आप ईच स्टूडेंट को 5 रुपीज दे रहे हो। ठीक है, ईच स्टूडेंट को 5 रुपीज दे रहे हो, तो आपके पास में टोटल अमाउंट 100 रुपीज आ गया, आपने 100 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया। ठीक है ना, टोटल वैल्यू x है, ईच स्टूडेंट वाला वैल्यू y है जो कि 5 है, 20 इंटू 5 करेंगे, 100 रुपीज देंगे। जब जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा वैसे वहां पे करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट को कम कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट को माइनस कर दो। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को माइनस कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट को 10 कर दो। तो अगर एक नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाते हैं तो हर एक बच्चे को यहाँ पे 10 रुपीज मिल जाएंगे, तो अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो 10 इंटू 10 कितना आएगा, 100 आएगा। एक वैल्यू को इंक्रीज करा है, दूसरी वैल्यू को डाउन करा है, लेकिन टोटल अमाउंट सेम रहेगा। तो टोटल अमाउंट है कितना भी, टोटल अमाउंट x इंटू वाई है। ठीक है भाई, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट x इंटू वाई है। आप इस एग्जांपल से सेट कर लो। नंबर पहले 20 था, हर एक बच्चे को 5 रुपीज दे रहे थे, 100 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब नंबर कम हो गया तो हर बच्चे को 10 रुपीज, 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो उसके हिसाब से वैल्यू आ गई। अब इसको आप सोल्व करो, x और y को मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू वाई, x को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू एक्स, 8 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू वाई, 8 को 10 से कर लो, 8 0 80 और इक्वल टू पे x इंटू वाई। ये एक्स वाई कैंसिल, वैल्यू बनेगी 10x माइनस में 8y, टोटल वैल्यू 80। ठीक है, ये आपके पास में पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है भाई, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यू हैव। यहाँ चाहो तो आप इसको 2 के टेबल पे कट कर लो, 2 इंटू 5 हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा और 2 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है भाई, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, नोट कर लो यहाँ पे, यह आपका पहला इक्वेशन है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कहानी आप समझ गए हैं। नाउ कम टू सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इक्वेशन पे आओ। सेकंड कहते हैं इफ देयर आर 16 चिल्ड्रन मोर, अगर 16 बच्चे ज्यादा हो जाएं, तो अगर x प्लस में 16 हो जाएं तो हर बच्चे को अब कम अमाउंट मिलेगा, तो y माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन टोटल सेम रहेगा, x इंटू वाई रहेगा, टोटल कहीं नहीं जाने वाला। जितना राधा ने सोचा हुआ है, जितने राधा की पॉकेट में पैसे हैं उतने ही पे करेगी। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो गए हैं तो हर बच्चे को कम कम पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन टोटल अमाउंट सेम रहेगा, तो x इंटू वाई। मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई आ जाएगा, माइनस में 10x आ जाएगा, प्लस में 16 इंटू वाई आ जाएगा, माइनस में 160 हो जाएगा, इक्वल टू में x इंटू वाई है। एक्स वाई कैंसिल है, माइनस में 10x के एडिशन में 16y के इक्वल टू पे 160 है। आप इसको 2 के टेबल पे कट कर लो, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, 2 इंटू 8 हो जाएगा और 2 इंटू 8 हो जाएगा। तो ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन आ गई।
ठीक है भाई, दिस इज द सेकंड इक्वेशन वी हैव। तो क्वेश्चन कहते हैं राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के दिखा दो। तो यहाँ पे लिखेंगे ए पार्ट, ए पार्ट है ना ये, तो ए पार्ट का आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट में कैपिटल ए हम एज्यूम कर लेंगे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कोफिशिएंट यानी कि 5 और 4, ठीक है ना, 5 और -4, और वहां से -5 और 8, ये ए मैट्रिक्स आ गया। फिर वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स और वाई है। फिर इसके बाद में एक कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो कांस्टेंट मैट्रिक्स पहली इक्वेशन से 40 है, दूसरी इक्वेशन से 80 है, इसे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास में इक्वेशन बनता है ए एक्स इक्वल टू में सी, यानी कि ये बनेगा 5 -4 -5 और 8 का मल्टीप्लीकेशन x वैल्यू x और y से, और ये इक्वल हो जाएगा c वैल्यू यानी कि 40 और 80 से। ठीक है भाई, ये आपके सामने आंसर निकल कर आया। तो ये आपके फर्स्ट इक्वेशन का आंसर है। ठीक है भाई, मैट्रिक्स नोटेशन में इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ए वाला हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब ये बी वाला कहते हैं ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स बताओ। तो अगले पेज पे चलिए, ठीक है, बी नंबर पे लिखिए। बी नंबर पे आप उसको मान लो वो एक बी मैट्रिक्स है। लेट बी इज इक्वल टू पे, ठीक है, बी इज इक्वल टू में 5 है, -4 है, -5 है, 8 है। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करो। 8 को 5 से करेंगे 40, माइनस में 5 4 जा 20, तो आंसर आ गया है, डिटर्मिनेंट है 20। फिर एडजॉइंट फाइंड कर लो, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी इन दोनों को चेंज कर देंगे, तो चेंज कर देंगे तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5। ठीक है, 8 और 5 हो गया। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है भाई। ओ ये फर्क कहाँ से आ गया, ठीक है भाई। अरे यार क्या करवा रहे हो भाई। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे ऐसे करके इंटरचेंज करना है, इन दोनों को इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज करना है तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5, और इनके साइन चेंज करने हैं। साइन चेंज करने हैं तो 4 आ गया और 5 आ गया। ठीक है अभी 8 4 5 और 5, ये एडजॉइंट आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया, एडजॉइंट आ गया। इनवर्स बता दो, बी इनवर्स होता है 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 20 है, 1/20 के साथ में ये वैल्यू 8 है, 4 है, 5 है, 5 है, इसे कर दो क्लोज। ये आपके सामने इनवर्स वैल्यू आ गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। इनवर्स वैल्यू के बाद में, ठीक है भाई, इनवर्स वैल्यू के बाद में क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है सी में चाहो तो एक्स वैल्यू बताओ, चाहो तो वाई वैल्यू बताओ। अरे भाई जब हमने इनवर्स फाइंड कर लिया है तो आगे तो पूरा प्रॉपर क्वेश्चन ही सोल्व होगा, है ना। एक्स और वाई अलग अलग थोड़ी होगा, दोनों एक साथ ही सोल्व होगा। तो फॉर द सी पार्ट, सी पार्ट के लिए हम नोट करेंगे एक्स की वैल्यू जो है वो ए इनवर्स इंटू सी है। ठीक है भाई, यहां से हमने नोट करा x का वैल्यू जो है वो a इनवर्स इंटू सी है। फिर हमने दोबारा नोटिस करा कि ये जो a वाला मैट्रिक्स है वो तो हमारे इस b वाले मैट्रिक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे नोट करो एज जो a मैट्रिक्स है वो b मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब है जो a इनवर्स है वो b इनवर्स के इक्वल है। ठीक है, तो आप आगे लिखो x वैल्यू क्या बन जाएगी, a की जगह पे b आ जाएगा, तो b इनवर्स इंटू सी। तो x इक्वल टू b इनवर्स है 1/20, 1/20 के साथ में 8 है, 4 है, 5 है, 5 है, साथ में कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है 40 और 80। ठीक है अभी 40 40 और 80 80 है। बस भाई इनको मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से, 1/20 रहेगा, 1/20 के साथ में 8 4 जा 32 और 4 8 जा दोबारा 32। ठीक है, फिर 5 4 जा 20 और 8 5 जा 40। ठीक है, इसे क्लोज कर दो। फिर दोबारा x इक्वल टू 1/20 है, 1/20 के साथ में 640 है और साथ में 600 है। ठीक है भाई, 640 है और 600 है। जो कैपिटल X है, कैपिटल X की जगह पे x और y लिख दो। ठीक है, x और y के साथ में जो 20 है ये वाला 20 यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो 640 को 20 से डिवाइड करना है और 600 को 20 से डिवाइड करना है, इसे क्लोज कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिखो x वैल्यू है, y वैल्यू है, x और y के इक्वल टू में इसे डिवाइड करोगे तो 32 हो जाएगा, इसे डिवाइड करोगे 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो x वैल्यू कितना है 32 है और साथ में y वैल्यू कितना है 30 है। आपके टीचर को जिस वेरिएबल को देखकर नंबर देने होंगे दे देगा वो। ठीक है भाई, तो 32 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट को 30 रुपीज दिए गए हैं। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 32 हैं और उन 32 स्टूडेंट को 30 रुपीज दिए गए हैं।
कल को अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए टोटल अमाउंट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है भाई, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है भाई। 32 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट को आपने 30 रुपीज दिया है, 3 3 जा 9 है, 3 2 जा 6 है, 0 का 0, तो टोटल 960 रुपीज दिए गए हैं, ठीक है भाई। कुल मिलाकर के 960 रुपीज दिए गए हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे आप बताओ, ठीक है, आसान है, बिल्कुल सिंपल। फिर देखिए भाई, एक ये वाला केस स्टडी है, ठीक है भाई, एक LPP का केस स्टडी है, तो वो केस स्टडी आप रीड कर लेना। यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और साथ में आपको कहते हैं कि ये डायग्राम के अंदर 3 इनइक्वालिटी है, एक ये वाली इनइक्वालिटी है, एक ये वाली इनइक्वालिटी है, ठीक है, और एक ये वाली इनइक्वालिटी है। इनमें से एक इनइक्वालिटी आपको दे रखी है, ठीक है, x + y 6 वाली, यानी कि ये वाली इनइक्वालिटी आपको गिवन है, ठीक है ना, ये वाला इनइक्वालिटी आपको दिया हुआ है। तो फिर अब आपसे ये कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट देखो क्या कहता है, गिवन दैट x और y इज द पॉइंट इज इन द रीजन R, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x + 2y, x + 2y का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो भाई ये वाला पहला कॉर्नर पॉइंट है, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट है, ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट मेथड का यूज करके वो छोट टेबल बना करके आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो फॉर ए पार्ट, ठीक है, ए पार्ट को करने के लिए, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। अभी कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, विच ऑफ दी, मतलब टोटल कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, तो कॉर्नर पॉइंट हैं 2 और 1, 2 और 1 के बाद में है 2 एंड 4, 2 एंड 4 के बाद में है 4 एंड 2, ठीक है, ये दो कॉर्नर पॉइंट आपको दे रखे हैं। और साथ में आप लिखो वैल्यू, क्या कौन सी वैल्यू पता करनी है, तो वैल्यू आपको पता करनी है x + 2y की, ठीक है, x + 2y की। तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो भाई। 2 में एडिंग करना है 2 इंटू में 1, यानी कि वैल्यू है 4। 2 में एडिंग करना है 2 मल्टीप्लाई में 4, यानी कि वैल्यू है 10। 4 में एडिंग करना है 2 मल्टीप्लाई में 2, तो 4 और 4 है 8। इनमें मैक्सिमम वैल्यू ये है, ठीक है ना भाई, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में 10 है, तो लिख दो सो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है भाई, सो मैक्स वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x + में 2y, x + में 2y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो वो 10 है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है। तो ये ए वाला कंप्लीट हो गया। अब बी नंबर कहता है क्या ये वाला जो पॉइंट है, क्या वो इस शेडिंग रीजन में आएगा, तो 3 है और 2.5 है, ठीक है भाई, 3 और 2.5, तो 3 ये रहा, 2.5 यहाँ पर आएगा, इसे ऊपर लेके जाओ, इसे यहाँ पे लेके आओ, तो बिल्कुल इसके शेडिंग पोर्शन में ही आ रहा है, 3 और 2.5 शेडिंग में ही आ रहा है। तो बी पार्ट में लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ग्राफ, क्योंकि हम इसको ग्राफ पे देख करके बता रहे हैं, तो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना, इट इज क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है, इट इज क्लियर डेट, ठीक है, 3 एंड 2.5, 3 एंड 2.5 लाइज इन रीजन आर, ठीक है ना, वो आर रीजन में ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाई इन रीजन आर, ठीक है भाई। तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब सी नंबर पे आ जाओ, ठीक है भाई, कम टू सी नंबर। तो सी नंबर कहता है एरिया बताइए इस रीजन आर का कितना है, ठीक है भाई, अगर आपको एरिया बताना है, ठीक है भाई, अगर हमें इसमें एरिया वैल्यू बतानी है, तो एरिया फ्रॉम द ग्राफ आपने क्लास 10th में करा था कि शेडिंग रीजन का एरिया कैसे आता है। तो आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस काउंट करने हैं, नंबर 1 से लेकर के नंबर 4 के बॉक्सेस, तो 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 से लेकर के नंबर 4 के बॉक्सेस, तो 1 और 2, तो यहाँ पे लिखो एरिया इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिखो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू पे हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, जो बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस, ये ले लो आप 1 2 3 बॉक्सेस का बेस है, और हाइट इसको ले लो आप, हाइट 2 बॉक्सेस की है, तो 2 और 2 कैंसिल, तो 3 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया, ठीक है भाई, 3 स्क्वायर यूनिट आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 6 स्क्वायर यूनिट, ये वाला भी हो गया। अब इसमें कहते हैं व्हाट आर द 2 अदर इनइक्वालिटी, बाकी की जो 2 इनइक्वालिटी हैं वो कौन सी हैं वो बताइए, ठीक है भाई, बाकी की 2 इनइक्वालिटी कौन सी हैं वो बताइए। तो बाकी की 2 कौन से वाली है भाई, एक तो ये वाली, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, तो ये वाली जो लाइन है ये आपने x = 2 पर बनाई हुई है, ठीक है भाई, ये वाला लाइन x = 2 पर है, और इसका शेडिंग इस तरफ को है, राइट हैंड साइड को है, राइट हैंड साइड को जितनी भी वैल्यू आती है x की वो x से बड़ी होती है,
है ना, 2 से बड़ा वैल्यू आएगा तो ये x ग्रेटर इक्वल टू का लाइन है। ठीक है अभी x ग्रेटर इक्वल टू का लाइन है, तो यहाँ पे आप नोट करो और करके, ठीक है यहाँ पे आप और करके नोट करो अदर इनइक्वालिटी। ठीक है भाई, अदर इनइक्वालिटी कौन सी हैं, तो अदर इनइक्वालिटीज आर। ठीक है भाई, अदर इनइक्वालिटीज आर कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली तो आपने पता करी है x वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू है। ठीक है भाई, x वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू है। अब सेकंड वाले को देखते हैं। ठीक है अभी थोड़ा माइंड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आराम से हो जाएगा। सेकंड पे आ जाओ आप। ठीक है, सेकंड यानी कि ये वाली लाइन जो है, ये वाली, ठीक है ये वाली लाइन जो है, तो इस लाइन को फाइंड करने के दो तरीके हैं। ठीक है, देर आर टू मेथड। कौन कौन से तरीके हैं, एक तो आप इसके अंदर क्लास 11th का 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर लो। 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, 2 पॉइंट फॉर्म आप अप्लाई कर लो। ठीक है अभी तो 2 पॉइंट फॉर्म ही अप्लाई कर लेते हैं अगले पेज पे चल के। ठीक है, पॉइंट कौन कौन से हैं, 2 1 और 4 2। ठीक है भाई, 2 1 वैल्यू दे रखी है और 4 2 वैल्यू दे रखी है, ये दो पॉइंट आपको दे रखे हैं, इनका यूज कर लो। 2 पॉइंट फॉर्म कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y माइनस में y1 इक्वल टू पे y2 माइनस में y1 के डिनोमिनेटर पे x2 माइनस में x1 के साथ में x माइनस में x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, ये 2 पॉइंट फॉर्म का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे नोट कर लो, ये वाला x1 है, ये वाला y1 है, ये वाला x2 है और ये वाला y2 है। वैल्यू यहाँ पे नोट कर दो। y में माइनस करना है y1 यानी कि 1, फिर y2 यानी कि 2 में माइनस करना है y1 1, फिर x2 वैल्यू 4 में माइनस करना है 2, मल्टीप्लाई x माइनस x1 जो कि है सिंपल सा 2। तो ये बनेगा आपके पास y माइनस 1 इक्वल टू पे 1 अपॉन में 2। ठीक है भी, 1 अपॉन 2 इंटू में x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस में 2 इक्वल टू में x माइनस 2, ये और ये कैंसिल, तो इक्वेशन बनी आपके पास में 2y इज इक्वल टू में x यानी कि x इक्वल टू पे 2 इंटू वाई। ठीक है भी, क्या इक्वेशन आई है, x इक्वल टू 2 इंटू वाई। अब हमें यहाँ पे इनइक्वालिटी लगानी है। ठीक है, इनइक्वालिटी लगानी है, यहाँ पे पहले नोट करो, ये है x इक्वल टू पे 2 इंटू वाई। ठीक है भाई, अब जो इसका शेडिंग है वो ऊपर की तरफ है ना, इसका शेडिंग ऐसे ऊपर की तरफ है, तभी ये वाला कॉमन शेड बना है। तो भाई अगर इसका शेडिंग ऊपर की तरफ है तो भाई दो केस पॉसिबल हो सकते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना, इक्वेशन की जो वैल्यू बनेगी, ठीक है, इक्वेशन तो आपने बना ली है x इक्वल टू पे 2 इंटू वाई, इसका सिंबल या तो x स्मॉलर 2y आएगा या फिर इसका सिंबल x ग्रेटर इक्वल टू y आएगा, दोनों में से एक आएगा। ठीक है, अभी दोनों में से एक आएगा, तो हम एक काम करते हैं, हम एक ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये वाला वन, जो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं 1 और 0, x वैल्यू 1 y वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ पे दोनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करनी है, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी है, x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करनी है, y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करनी है। जहां पर ये सेटिस्फाई हुआ उसी को हम अपना करेक्ट आंसर मान लेंगे। तो x वैल्यू 1 है, 1 स्मॉलर साइन 2 इंटू में 0, तो 1 स्मॉलर 0, क्या ये सही बात है। और यहाँ पे बनेगा 1 ग्रेटर 2 मल्टीप्लाई में 0, तो 1 ग्रेटर 0, क्या ये सही बात है। ठीक है, अगर ये वाला सही बात है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये लाइन ऐसे है, अगर ये वाला सही है 1 ग्रेटर 0, सॉरी 1 स्मॉलर 0, ठीक है, अगर ये वाला है 1 0 से छोटा है तो ये गलत है। ठीक है भाई, ये गलत है, ये वाला गलत है, तो इस वाले पॉइंट पे शेड नहीं आएगा, शेड इसके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है भाई, शेड इसके ऊपर की तरफ चला जाएगा। और अगर आप इसको मानते हो कि ये वाला पॉइंट ट्रू है तो भी 1 और 0 की तरफ शेड आ जाएगा, तो इसका ग्राफ आप यहाँ पे बना लो, ऐसे करके 1 0 नीचे की तरफ शेड आ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें शेड आपको ऊपर की तरफ चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ यार, क्वेश्चन कह रहा है, दिया हुआ है आपको, शेड आपको ऊपर की तरफ चाहिए, अपर साइड पे आपको शेड चाहिए, अपर साइड पे शेड चाहिए, तो अपर साइड पे शेड ये वाला केस लेके आएगा, ये वाला केस यानी कि ये वाला सिंबल बनेगा x माइनस x स्मॉलर इक्वल टू y। ठीक है भाई, तो जो दूसरी है वो बन जाएगी आपके पास में x स्मॉलर इक्वल टू पे 2 इंटू वाई। ठीक है भाई, सेकंड इन इक्वेशन कौन सी है, x स्मॉलर इक्वल 2 इंटू वाई। ठीक है भाई, तो ये पूरा केस स्टडी हमारा सोल्व हो गया, एरिया आ गया, इनइक्वालिटी आ गया, ग्राफ से देख के पॉइंट भी लाई करता है, मैक्सिमम वैल्यू भी आ गया, पूरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया, बिल्कुल आसान है। लास्ट वाला दोबारा रिवाइज कर लो। ठीक है, 2 पॉइंट आपको दे रखे थे, 2 पॉइंट का फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे आया,
अब ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इस पे ये स्मॉलर सिंबल भी हो सकता है, ग्रेटर सिंबल भी हो सकता है। तो आई एम टेकिंग रैंडम पॉइंट, मैंने यहाँ से एक ये पॉइंट ले लिया 1 और 0। 1 और 0 को मैंने दोनों जगह पे सब्स्टिट्यूट करा, दोनों का ग्राफ बना के देखा, तो इसका ग्राफ ऐसा है, इसका ग्राफ ऐसा है। हमारे क्वेश्चन का डिमांड है ऐसे वाला ग्राफ, तो ऐसे वाला ग्राफ, तो फिर ये वाला आंसर है। अगर हमारे क्वेश्चन की डिमांड होती ऐसे वाला ग्राफ, तो फिर ये वाला आंसर होता। बट अभी इस क्वेश्चन में ये वाला डिमांड है, तो x स्मॉलर इक्वल टू y। तो जो अदर इनइक्वालिटी है वो आपके सामने ये है, x ग्रेटर इक्वल टू और x स्मॉलर इक्वल टू y। बिल्कुल सिंपल है जी, बात समझ आई आपको? थैंक यू। तो इस सैंपल पेपर के जो भी मुश्किल क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने सारे करवा दिया आपको, ठीक है। जो मुश्किल हैं, अटपटे से हैं, थोड़े अजीब से हैं, यूनिक लेवल के हैं, सब के सब मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए। यू कैन सी, ठीक है, आप देख सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सैंपल पेपर के अजीब से क्वेश्चन समझने में आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आगे के सैंपल पेपर की भी अजीब अजीब क्वेश्चन हम आपको करवाते रहेंगे, टेंशन आपको लेना नहीं है। फिलहाल आप आज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं और सैंपल पेपर 6, ये वाला 5 था, सैंपल पेपर 6 के अजीब वाले क्वेश्चन आपको करवाते हैं। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।